एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में वी विल बी कवरिंग आवर बुक 1 व्हिच इज कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो दो बुक्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट बुक है वो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे हमें पॉलिटिक्स के साथ वाकिफ करती है, एंड जो दूसरी है दैट इज पर्टिकुलरली अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, राइट। सो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, राइट। आज की वीडियो में हम अपनी बुक 1 पूरे एक साथ वन शॉट में कंप्लीट करेंगे फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वन शॉट में इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिक्वेस्टेड वीडियोस एंड बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी बिकॉज एक ही शॉट में पूरा हमारा रिवीजन हो जाएगा फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो में वी विल बी कंप्लीटिंग आवर बुक 1 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है कोल्ड वॉर एरा वो रिमूव कर दिया गया है। सीधा चैप्टर नंबर 2 एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो चैप्टर नंबर 3 है उसके थोड़े से टॉपिक्स इसी में मिक्स कर दिए गए हैं तो वो भी कवर करेंगे। देन चैप्टर नंबर 4 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, चैप्टर नंबर 5 कंटेम्पररी साउथ एशिया, chapter number 6 United Nations and its organizations, chapter number 7 security in the contemporary world and chapter number 8 and 9 environment और globalization। हम पूरा अपना book 1 का syllabus complete करेंगे। All the chapters have been completed in this one short video। फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जो चैप्टर नंबर 1 है कोल्ड वॉर एरा वो कट चुका है, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर। तो चैप्टर 1 द कोल्ड वॉर हमें बताता है कोल्ड वॉर वाले पीरियड के बारे में जो 1945 से लेकर 1991 तक चला, जहां पे जो पूरा वर्ल्ड है वो दो अलायंसेस में बट चुका था, वन अंडर यूएसए एंड द अदर अंडर यूएसएसआर। दोनों की ही डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। यूएसए डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को फॉलो करता था। डेमोक्रेसी ऑल ऑफ यू नो अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड कैपिटलिज्म में क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होगी। मींस ऑफ प्रोडक्शन सब कुछ कौन ओन करेंगे? इंडिविजुअल्स, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत मिनिमल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एंड यूएसएसआर की ऑन द ऑपोजिट कम्युनिज्म और सोशलिज्म। कम्युनिज्म यानी कि नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कम्युनिटी एज अ होल सब कुछ ओन करेंगे, एंड सोशलिज्म गवर्नमेंट का भर भर के रोल है, सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट ओन करेगी और लोगों के वेलफेयर के लिए फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल फंक्शन करेगी। तो आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत ज्यादा अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। चलिए, तो चैप्टर 1 में हमने इस टाइम के बारे में पढ़ा 1945 से लेके 1991 तक। अब चैप्टर 2 में हम बात करते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये बाइपोलैरिटी क्या है? ये जो वर्ल्ड दो पोल्स में, बाई यानी कि टू एंड पोल्स अलग अलग अलायंसेस, दो पोलर बाइपोलर हो चुका था वर्ल्ड बिटवीन यूएसए अलायंस एंड यूएसएसआर अलायंस। तो ये थी बाइपोलैरिटी जो कि 1991 में आके खत्म हो गई। सो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो इट मींस एंड ऑफ टू सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर, राइट। एंड ऑफ कोल्ड वॉर विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। ये कोल्ड वॉर कैसे समाप्त हुई? जब ये जो एक कंट्री थी, क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये डिसइंटीग्रेट हो गई। ये अब एक एकजुट कंट्री नहीं रही, ये टूट गई, डिसइंटीग्रेट हो गई। जो भी इसके अंदर रिपब्लिक्स आती थी, कंट्रीज आती थी, वो अब आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। सो दैट इज व्हाई यूएसएसआर वाज नो मोर। तो ये कोल्ड वॉर जो इनके आपस में राइवलरी थी वो भी खत्म हो गई इन द ईयर 1991। परफेक्ट है, आगे चलते हैं। ओवरव्यू, हर एक चैप्टर से पहले एक ओवरव्यू दिया जाता है, तो उसमें बात हुई है बर्लिन वॉल के बारे में। बर्लिन वॉल ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में उनको डिवाइड करने के लिए बना दी गई थी, क्योंकि यूरोप वॉज द मेन अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जो वेस्ट यूरोप था वो यूएसए के अंडर था और जो ईस्ट यूरोप था वो यूएसएसआर के अलायंस के अंडर था। क्लियर है, राइट। सो बीच में थी बर्लिन वॉल जो जर्मनी को डिवाइड करती थी, राइट। सो द बर्लिन वॉल व्हिच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर and it was its greatest symbol was toppled by people in 1989। लोगों ने उसको हटा दिया, गिरा दिया because they eventually wanted to be independent। तो 1989 में बर्लिन वॉल लोगों ने प्रोटेस्ट करके मास एक्शन के थ्रू गिरा दी। क्लियर है, चलिए
This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events. 1989 के बाद जाके क्या हुआ, 1990 और 1991 में eventually USSR भी disintegrate हो गया, which led to the collapse of Second World. Second World किसको बोलते हैं? इस वाले अलायंस को हम Second World बोलते हैं और इस वाले अलायंस को हम फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं। और थर्ड वर्ल्ड किसको बोलते हैं? जो नैम की कंट्रीज है, इंडिया जैसे जो डेवलपिंग नेशंस है। क्लियर है? चलिए, जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज यूनिफाइड बिकॉज ऑफ द टॉपलिंग ऑफ द बर्लिन वॉल। क्लियर है? आगे चलते हैं। वेरी वेल डन। मूविंग ऑन टू व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। यूएसएसआर के बारे में अब हम इन डिटेल बात करते हैं कि सोवियत सिस्टम था क्या, आखिरकार जो सिस्टम चलता था, जो गवर्नेंस का सिस्टम था यूएसएसआर के अंडर। तो भैया यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। यूएसएसआर का कब जन्म हुआ? 1917 में, जब एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ। जैसे डेमोक्रेसी के लिए रेवोल्यूशन होते हैं ना, जहां पे लोग क्या डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी फॉलो करनी चाहिए। सिमिलरली सोशलिज्म, सोशल वेलफेयर जिसमें लोगों का हो, ऐसा रेवोल्यूशन हुआ रशिया में 1917, जिसके कारण से यूएसएसआर बन के आया। यूएसएसआर में आपको ये ध्यान रखना है, कोल्ड वॉर के दौरान 3 पार्ट्स आते थे। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ईस्ट यूरोप का हिस्सा जो यूएसएसआर के पास था, दूसरा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, राइट, एंड तीसरा द रिपब्लिक्स विद इन द यूएसएसआर। तो ये 3 हिस्से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यूएसएसआर के अंडर। क्लियर है सभी को? देखिए, द रेवोल्यूशन, अब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के क्या आइडियल्स थे, जो आइडियोलॉजीज हमने पढ़ी। सोशलिज्म, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है सोशलिज्म, जो हमने डिस्कस किया, और एक इक्वल सोसाइटी की नीड, द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन यानी कि इक्वल सोसाइटी। ये थे इंस्पायरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द सोवियत रिपब्लिक, ऑफ द सोवियत रेवोल्यूशन। आगे चलते हैं फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम, क्या खास बात थी इसके बारे में? द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ एक पार्टी थी, नोन एज द कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड, राइट। सो वन पार्टी सिस्टम। क्लियर है? इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी और सब कुछ प्लान और कंट्रोल कौन करती थी? गवर्नमेंट करती थी। एंड ये जो हमने बात करी EEC, CAR एंड R, ये सभी कंट्रीज का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। इन्हीं आइडियोलॉजीज पे, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म पे इनकी भी इकोनॉमीज और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बेस्ड थे। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड एज द सेकंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। क्लियर है सभी को? परफेक्ट। आगे चलते हैं। इनका जो मिलिट्री अलायंस था उसको द वार्सो पैक्ट बोलते हैं, और जो यूएसए का मिलिट्री अलायंस था दैट वाज नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1949 में बना, और वार्सो पैक्ट 1951 में बना। क्लियर है? A military alliance held them together. The USSR was the leader of the socialist bloc. हम सबको पता है, right? The Soviet Union became a great power after the Second World War. 1945 में खत्म हुई Second World War, और तब से ही दोनों USA और USSR सुपर पावर बन गए थे, इसीलिए उनके बीच में कंपटीशन था। The Soviet economy was then more developed than the rest of the world except for the US. तो बाकी पूरे वर्ल्ड में सबसे डेवलप्ड USSR थी, लेकिन उससे भी ऊपर कौन थी? USA की इकोनॉमी, राइट। सो सेकंड नंबर पे USSR थी। It had a complex communications network. अब ये खास बातें हैं, प्लस पॉइंट्स है पॉजिटिव, राइट। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे लाइक ऑयल, आयरन एंड स्टील, मशीन प्रोडक्शन, एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बहुत अच्छा था। जो रिमोटेस्ट एरियाज, रिमोटेस्ट यानी कि बहुत ऐसे बैकवर्ड एरियाज जहां कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, वहां तक बहुत एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर था, राइट। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करते थे, और मैन्युफैक्चर, सेल्स, प्रोडक्शन सब कुछ वहीं था। दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, दो देयर क्वालिटी डिड नॉट मैच दैट ऑफ द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। क्वालिटी हल्की थी एज कंपेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन प्रोडक्शन पूरा होता था। देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी। साथ ही साथ इसमें हमें ऐड ऑन करना है, जो हमारी जो गवर्नमेंट थी वो सब्सिडीज देती थी। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सब्सिडीज इन द हेल्थ सेक्टर,
एजुकेशन सेक्टर, राइट, टू द पुअर पीपल इन जनरल। हर एक फील्ड में सब्सिडाइज्ड हर एक फील्ड में वेलफेयर ऑफ पीपल होता था एंड सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती थी, राइट। सो दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। अब हम चलते हैं ड्रॉबैक्स पे, क्योंकि तारीफ बहुत ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी बुराई करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द ड्रॉबैक्स। क्या कमियां थी इस सिस्टम में? भैया जो सोवियत सिस्टम था इट बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। अब ऑब्वियसली सिर्फ वन पार्टी सिस्टम है, उस पार्टी को पता है कोई भी ऑपोजिशन नहीं है, कोई भी आके मेरी पावर नहीं छीनेगा, तो वो अपनी मनमर्जी करने लगेगी, राइट, लोगों की नहीं सुनेगी, अथॉरिटेटिव हो जाएगी, अपनी चलाएगी और बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक, करप्शन आ जाएगा और मनी माइंडेड पॉलिटिक्स आ जाएगी। क्लियर है? तो सिस्टम बहुत ही ज्यादा लोगों के लिए वर्स हो गया। लैक ऑफ डेमोक्रेसी की कमी थी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एब्सेंस थी, ठीक है। तो लोग वैसे ही परेशान थे। वन पार्टी सिस्टम represented by the Communist Party of Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the people. लोगों को जवाब नहीं देते थे, जवाब देने नहीं थे, अनअकाउंटेबल थे, जो मन करेगा करेंगे, तुम्हें सवाल उठाने उठाओ, भाड़ में जाओ, हम नहीं बता रहे, राइट। क्लियर है? सो हर एक इंस्टीट्यूशन पे टोटल कंट्रोल था। क्या इंस्टीट्यूशंस होते हैं गवर्नमेंट के? लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। तो एक ही पार्टी का हर एक सिस्टम पे कंट्रोल था। चेक्स एंड बैलेंसेस तो थे ही नहीं, राइट। Although on paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR, जो हमने यहाँ बात करी ना, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रिपब्लिक्स में 15 रिपब्लिक्स थी, जिसमें रशिया आता है, बाल्टिक रिपब्लिक्स आती हैं, यूक्रेन आता है, बेलारूस आता है, राइट। सो उसमें से लेकिन रशिया सबसे ज्यादा डोमिनेंट थी। कहने को एक थी लेकिन इन रियलिटी इट डोमिनेटेड एवरीथिंग। तो क्या होता था, बाकी रिपब्लिक्स को क्या फील होता था? दैट दे वर निग्लेक्टेड एंड सप्रेस्ड, राइट। आर्म्स रेस में सोवियत यूनियन ने अपने सारे पैसे न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्ड करने में लगा दिए, ताकि वो क्या कर सके, यूएसए के साथ टक्कर पे आ सके और उनकी जो लॉजिक ऑफ डेटरेंस है वो बना रहे। अगर किसी के पास ज्यादा आर्म्स आ गए और एक कम पे रह गया तो वो हमला कर देगा, वो जीत जाएगा। सो इस रेस में भी वो लगे रहे। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चाहे जितनी भी तारीफ करे, सोवियत यूनियन वेस्ट से एज कंपेयर टू द यूएसए पीछे तो था ही, टेक्नोलॉजी में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, और सबसे बड़ी बात लोगों की इच्छाएं, लोगों की डिजायर्स, एस्पिरेशंस, पीपल्स एस्पिरेशंस फिल करने में, पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो, राइट। चलिए ना मूविंग ऑन टू कि आगे क्या हुआ, गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन, राइट। अब ये सारे ड्रॉबैक्स तो थे, सबको ये नजर आ रहा था। अब एक नए लीडर आते हैं रोल में, मिखाइल गोर्बाचेव। वो कौन थे? वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो 1985 में बने, राइट। अब वो आते हैं पिक्चर में और वो बोलते हैं मैं रिफॉर्म लाऊंगा, इस सिस्टम को मैं चेंज करूंगा फॉर द गुड, ठीक है। सो उन्होंने कहा रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर एट पार विद यूएसए। अगर हमें यूएसए से टक्कर पे रहना है तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, राइट। चलिए तो उन्होंने क्या चेंजेस लाए भैया? गोर्बाचेव्स डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट। सबसे पहला चेंज कि हम वेस्ट के साथ नॉर्मल रिलेशंस कर लेंगे, ये दुश्मनी नहीं रखेंगे। एंड दूसरा था डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना, राइट। तो आप देख रहे हैं दोनों ही उनकी आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ है। अब इन दोनों रिफॉर्म्स का क्या इंपैक्ट आने लगा? द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज व्हिच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट्स एंड सोवियत कंट्रोल। तो अब भैया धीरे धीरे लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगने लगी कि हम सोवरेन स्टेट्स हैं, हम खुद में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और जो एब्सोल्यूट कंट्रोल है वो हमारे पास होगा खुद को गवर्न करने का। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था यूएसएसआर 3 जगह, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड रिपब्लिक्स। तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप की कंट्रीज में अब लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं अगेंस्ट दी सोवियत गवर्नमेंट जो उनको कंट्रोल कर रही है, राइट। Gorbachev initiated the policies of economic and political reform and democratization within the country. इसके 2 नेम्स भी हैं, ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका। आपको बुक में गोर्बाचेव वाले बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना, राइट। आगे चलते हैं।
द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी में ही जो लीडर्स थे मिखाइल गोर्बाचेव को छोड़ के, उन्होंने कहा ये तो गलत है और हम आपके साथ नहीं है इस चीज में, राइट। फिर एक अपराइजिंग हुई इन 1991, जो किन्होंने करवाई, ये जो लीडर्स थे जो नाखुश थे इन रिफॉर्म्स से, राइट। तो इन्होंने एक सिविल वॉर, एक अपराइजिंग, राइट, एक प्रोटेस्ट सा वी कैन से एक वॉर सी करवा दी, ठीक है। सो दैट वाज एनकरेज्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, ये वाले लीडर्स जो इसको पसंद नहीं कर रहे थे इन आइडियोलॉजीज को, क्लियर है। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन, लोगों ने भैया आजादी का स्वाद चख लिया था एंड वो वापस से ओल्ड स्टाइल रूल कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर नहीं आना चाहते थे, क्लियर है ये बात यहां तक। आगे देखिए, बोरिस येल्त्सिन, अब नया यहाँ पे एक लीडर आ रहे हैं, बोरिस येल्त्सिन emerged as a national hero in opposing this coup। ये जो अपराइजिंग हुई उसके अगेंस्ट बोरिस येल्त्सिन खड़े हुए, राइट। वो कौन थे भैया? वो ये एक लीडर थे जो रशिया जो रिपब्लिक है उसमें डेमोक्रेटिक वोट के थ्रू इलेक्ट किए गए थे, राइट। सो इलेक्शंस के बेस पे, पॉपुलर सपोर्ट के बेसिस पे रशिया में उन्हें इलेक्ट किया गया था एज अ लीडर, राइट। तो दैट इज वाई उन्होंने ये अपोज किया। और फिर भैया क्या हुआ, फिर ये जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था, जो सेंटर के पास सोवियत स्टेट यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो कंट्रोल था वो हिलने लगा। इट बिगैन टू शेक एंड पावर वाज फाइनली डेविएटेड टू द रिपब्लिक्स, राइट। तो अब धीरे धीरे सबको आजादी का स्वाद मिलने लगा। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो दूसरा पार्ट मैंने कहा, वो नहीं चाहते थे आजादी और वो यूएसएसआर के साथ ही रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भैया इनकी इकोनॉमीज वीक थी, इनको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था सुपर पावर के साथ। फिर फाइनली दिसंबर 1991 में क्या हुआ, अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्त्सिन 3 रिपब्लिक्स, कौन कौन सी, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, इन तीनों ने मिलके डिक्लेयर कर दिया दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। अब सोवियत यूनियन नहीं रहा एंड द कम्युनिस्ट पार्टी इज नाउ बैंड, क्लियर है ये बात। सो ऐसे हुआ सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। सो द कम्युनिस्ट पार्टी वाज बैंड और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी अब यहाँ पे भी प्रिवेल करेगी। तो कौन जीता कोल्ड वॉर? यूएसए, क्योंकि ओवरऑल अब वर्ल्ड वाइड यूएसए की आइडियोलॉजीज फॉलो हो रही हैं, राइट। फिर क्या हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स सीआईएस बना लिया गया ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो नई नई आजाद कंट्री हुई थी यूएसएसआर से, राइट। और उनके फाउंडिंग मेंबर्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बना दिया ताकि उन्हें बुरा ना लगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते थे, क्लियर है। और ये सारा एक सरप्राइज था टू द अदर रिपब्लिक्स कि इतनी जल्दी ये क्या हो गया। अब चलते हैं रीजंस पे, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्यों, क्या वजह थी। वजह हमने ड्रॉबैक्स में पढ़ी, उसी को थोड़ा सा इंटीग्रेट करके लिख देंगे। सबसे पहली बात तो इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, राइट। सोवियत सिस्टम के अंदर अंदरूनी वीकनेस थी इंस्टीट्यूशंस में ही, जो लोगों की डिजायर्स, इच्छाओं को मीट नहीं कर पाया। दूसरी चीज इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, जो इनकी इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो गई थी, वो अब ग्रो नहीं हो रही थी, बहुत ही ज्यादा घाटे में चली गई थी, राइट। देयर वाज नो ग्रोथ फॉर मेनी ईयर्स, जिससे कंज्यूमर शॉर्टेजेस, साथ ही साथ खाने की भी कमी होने लगी, जिससे उनको खाना भी इंपोर्ट करना पड़ा, राइट, क्लियर है। सो लोग उन्हें फाइनली ओपनली डाउट करने लगे इस सोवियत सिस्टम को, क्लियर है। सोवियत इकोनॉमी क्यों डाउन जा रही थी, क्योंकि जो सारा पैसा है, सारा फंड है, वो न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को बनाने में और इकट्ठा करने में लग रहा है। तो दूसरे और सेक्टर्स में ज्यादा फंड्स हम नहीं दे पा रहे हैं, क्लियर है। और साथ ही साथ जो दूसरी स्टेट्स है वहां पे सैटेलाइट स्टेट्स को मेंटेन करना, वहां पे भी देख रेख करना, राइट, इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, क्लियर है। सो दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, जिससे समझ में नहीं आया यूएसएसआर कैसे कोप अप करेगा। एट द सेम टाइम लोग अब अवेयर होने लगे, पीपल, ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट, कि भैया कितना आगे है वेस्ट हमारे से, राइट। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज, द डिफरेंसेस बिटवीन देयर सिस्टम्स एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। तो ये भी क्या हुआ, इट केम एज अ पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक, लोगों को शॉक लगने लगा कि ये हमें इतने सालों से बताया गया था हम बेस्ट है, और भैया वेस्ट तो यूएसए तो हमसे बहुत ज्यादा आगे है। सो साइकोलॉजिकल शॉक लगा लोगों को। आगे भैया कम्युनिस्ट पार्टी 70 साल से रूल कर रही थी कंट्री पे एंड इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल,
राइट। लेकिन एक होप क्या थी, यहां तक हमने रीजंस पढ़े, राइट, रीजंस है हमारा। अब थोड़ी सी होप आई जब गोर्बाचेव ने कहा कि हम रिफॉर्म्स निकालेंगे, लेकिन गोर्बाचेव ने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, उसने बोला मैं ठीक भी करूंगा, फिर भी क्यों डिसइंटीग्रेशन हो गया। सो गोर्बाचेव ने प्रॉमिस तो किया कि वो इकोनॉमी को रिफॉर्म करेगा, वेस्ट से बराबरी करेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ओपन करेगा, थोड़ा लूजन करेगा। लेकिन ओपिनियंस में, दो ग्रुप्स के ओपिनियंस में एक टग ऑफ वॉर में गोर्बाचेव का भी मजाक बन के रह गया, क्योंकि एक सेक्शन कह रहा था कि भैया गोर्बाचेव बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है और उसे तेजी से ये रिफॉर्म्स करने चाहिए, एंड सो दैट इज व्हाई दे वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विद हिज मेथड्स। दूसरा ग्रुप क्या कह रहा था कि he went on too fast। ये कौन सा ग्रुप था, वही लोग, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक लोग जिनकी पावर्स बहुत जल्दी उन्हें इरोड होती हुई जाती हुई दिख रही थी। उन्होंने कहा बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा है और कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। तो इस फास्ट और स्लो की टग ऑफ वॉर में क्या हुआ, गोर्बाचेव लॉस्ट ऑल द सपोर्ट एंड इट वाज डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। तो भैया लोगों का सपोर्ट छूट गया, सब करे कराए पे पानी फिर गया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड बाल्टिक रिपब्लिक्स। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है, नेशनलिज्म की जागरूकता, कि सब में अपने देश के लिए भावनाएं आई कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, आजादी चाहिए और हम किसी दूसरे के थ्रू क्यों रूल होए, राइट। सो डिजायर फॉर सोवरेनिटी, डिजायर फॉर एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन वंस ओन कंट्री। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। इस कारण से जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ वो और ज्यादा फर्दर हो गया था, राइट। सो कहां कहां पे, रशिया में, बाल्टिक रिपब्लिक्स में क्या आता है, एस्टोनिया, लातविया एंड लिथुएनिया, फिर यूक्रेन, जॉर्जिया एंड अदर्स proved to be the final and most immediate cause of disintegration of USSR। क्लियर है, आगे चलते हैं। Consequences of disintegration, डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ, क्या रिजल्ट था। सबसे पहली बात तो भैया कोल्ड वॉर का दी एंड हो गया। अब कोल्ड वॉर नहीं रही तो क्या होगा, कोल्ड वॉर नहीं रही तो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी नहीं रहेगा जो था, और साथ ही साथ आर्म्स रेस भी खत्म हो गई, राइट। चलिए, पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड, राइट। अब कौन होगा सबसे पावरफुल, या तो ये पूरा वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा जहां पे यूएसएसआर सबसे बड़ी पावर रहेगी, वही हुआ, या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, राइट। क्लियर है, तो ये दो ऑप्शंस थे जिसमें से ऑप्शन नंबर 1 हुआ। क्लियर है, एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज एमर्ज होके आई जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। क्लियर है, और उन सब की अपनी खुद की एस्पिरेशंस थी, चॉइसेस थी कि वो कैसा गवर्न करना चाहते हैं और अपने सिस्टम को कैसे रिफॉर्म करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन एंड नेटो, राइट। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का एडवांटेज उठाना चाहती थी और रशिया, यूएस और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ क्लोज रिलेशंस रखना चाहती थी। तो सबके अपने अपने एस्पिरेशंस थे और डिजायर्स थे। मूविंग ऑन टू शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है, ये सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, अब जो इनका ट्रांजिशन है ये एक पेनफुल प्रोसेस है। पहले ये क्या थी, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, अब ये क्या हो जाएंगी, डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्ट, राइट। सो इस आइडियोलॉजी से ये वाला ट्रांजिशन जो है ये एक पेनफुल प्रोसेस है, इसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। सो इट इज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। क्लियर है, right? The model of transition of Russia, Central Asian republics and East Europe, right? Influenced by the World Bank and IMF. Influence का मतलब क्या है, World Bank और IMF जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको लोन दिए, इनको सपोर्ट किया ताकि ये चेंज ला सके। क्लियर है, दिस इज शॉक थेरेपी। मूविंग ऑन टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के कारण क्या रिजल्ट हुआ, उन्होंने क्या सोचा था कि बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, लेकिन शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन द 1990s ब्रॉट रूइन टू इकोनॉमीज एंड डिजास्टर्स अपॉन पीपल। बैकफायर ही हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और ज्यादा पुअर हो गया और लोग भी कहीं के नहीं रहे, राइट। लार्जेस्ट गराज सेल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या किया गया, अब हम क्या करें, कम्युनिज्म से
प्राइवेटाइजेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी तक जो सारे गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स थे यूएसएसआर में, सब कुछ किसके पास था? गवर्नमेंट के पास था, है ना। सारी इंडस्ट्री, सारे एस्टेट्स और जो कॉर्पोरेट एसेट्स थे उनकी सेल करने लगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स को अब वो ओन करना था, राइट, क्योंकि कैपिटलिज्म यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन इट। सो सेल करने लगे गवर्नमेंट एसेट्स की। और ये सेल कैसी थी कि अगर वो एसेट, अगर वो एक इंडस्ट्री या फिर कंपनी 1 करोड़ रुपीस की है तो उसे 20 लाख पे सेल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू करके, राइट, अंडर वैल्यू करके थ्रो अवे प्राइसेस पे बेचा जा रहा था। दैट इज व्हाई दिस वाज नोन एज द लार्जेस्ट गराज सेल, राइट। So 90% ऑफ इंडस्ट्रीज वर पुट टू सेल फॉर प्राइवेट ओनर्स। वाउचर्स दिए गए थे लोगों को, लेकिन उन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिए ताकि उन्हें पैसा मिल जाए, क्योंकि बहुत ही बुरी हालत थी। जो वैल्यू ऑफ रूबल है, रशियन करेंसी, वो भी बहुत ज्यादा गिर गई। जैसे कि $1 आज कितना है इंडिया में? 80 रुपीज है लगभग, राइट। और एक टाइम था जब $1 12 रुपए हुआ करता था। तो आज अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा गिर गई है वैल्यू। सिमिलरली रूबल की भी कीमत गिर गई, राइट। कलेक्टिव फार्म सिस्टम, जो पहले मिल बांट के फार्मिंग होती थी, उससे खाना भी मिल जाता था, फूड सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहा ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन एंड रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड, राइट। अब जिस कंट्री को खाना इंपोर्ट करना पड़ रहा है, आप सोच सकते हो कितने घाटे में है, राइट। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989। 10 साल पुरानी इकोनॉमी से कंपेयर करना पड़ रहा है, उसमें भी खत्म है ये इकोनॉमी। अब यहाँ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें तो सारी ही न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी में बनाए गए। अगेन वही गलती कर दी, बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पावर दे दी प्रेसिडेंट को, राइट। जो मेन एग्जीक्यूटिव पावर थी वो भर भर के प्रेसिडेंट को दे दी। अगेन जो सारे इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट के, दैट विल बी डोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और पार्लियामेंट को कोई भी पावर नहीं दी, व्हिच कैन फर्दर लीड टू दिस साइकिल अगेन कि लोग डेमोक्रेसी के लिए मांग करें, राइट। तो यहाँ पे पॉलिटिकली फ्रेमवर्क में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्व्स फॉर पावर इन फर्स्ट 10 years और फिर वापस से 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो वापस से जो मेन चीज थी, सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस किया, पॉलिटिकल चेंज ज्यादा नहीं आया। ये जो टॉपिक है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये देखना है रशिया में 2 रिपब्लिक्स कौन सी है, चेचन्या एंड दागिस्तान, जहां पे वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए आजादी के लिए, राइट, क्लियर है। सेंट्रल एशिया में तजिकिस्तान में सिविल वॉर हुई 2001 तक जो चली। जॉर्जिया में 2 प्रोविंसेस में डिमांड हुई जिससे वापस से सिविल वॉर हो गई, क्लियर है, राइट। आगे चलते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से काफी इनको फायदा हुआ है इकोनॉमिकली। तो लोग कंपटीशन करते हैं कि किनके टाई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ ज्यादा अच्छे, ताकि उनको ये रिसोर्सेज का एक्सेस मिल सके, राइट, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूएस ने कैसे फायदा उठाया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का ड्यूरिंग 2001, ये गिवन है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे ईस्ट यूरोप में चेकोस्लोवाकिया का जो स्प्लिट है चेक्स और स्लोवाक्स की वजह से इंडिपेंडेंट कंट्रीज में, वो गिवन है। एंड यूगोस्लाविया का बाल्कन रिपब्लिक्स का कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी सिविल वॉर्स थी जो विद इन द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुई थी, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, विच इज योर इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया के सबके साथ गुड रिलेशंस है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस किसके साथ है? रशिया के साथ, राइट। रशिया वाज द इनहेरिटर ऑफ यूएसएसआर, क्लियर है। उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट इनहेरिट करी। सारे न्यूक्लियर पावर, द ओनली न्यूक्लियर पावर वाज रशिया, क्लियर है। सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स अग्री किए एज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, क्लियर है। सो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लिए ये दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियर है, राइट। इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शंस। यहाँ पे पहले इंडियन हीरोज का रोल दिया हुआ है, कैसे वो पॉपुलर हैं। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971, ठीक है। आगे चलते हैं। रशिया को क्या फायदा है? रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड की काफी सारी पावर्स ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रोल कर रही हैं, राइट। और इंडिया रशिया के लिए सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है, तो इंडिया आर्म्स एक्सपोर्ट करती है रशिया को, राइट। इंडिया के लिए क्या फायदा है भैया? रशिया इंडिया को ऑयल ट्रेड में मदद करता है, ऑयल रिजर्व्स है रशिया के पास, तो हमें ऑयल मिलता है वहां से, राइट। इंडियन मिलिट्री को हार्डवेयर मिलता है रशिया से, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा म्यूचुअली बेनिफिटेड ये रिलेशनशिप है। रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स एंड उसने इंडिया की मदद भी करी थी इन द स्पेस इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल बाय गिविंग द क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट, राइट। सो वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पे भी रशिया और इंडिया ने कोऑपरेशन करी है, राइट। दिस वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 2। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। सो आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स आ रहे हैं, तो हम वही सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट। तो बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हम बात करेंगे कैसे सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है और सब चौकन्ने रह जाते हैं, राइट। वाइल वन ऑफ द टू सुपर पावर्स सीज टू एग्जिस्ट, अब जो दूसरी थी वो उतनी ही पावर के साथ इंटैक्ट थी, राइट। तो अभी हमें लग रहा होगा कि ये जो यूएस हेजेमनी अभी हमने पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेज में, वो 1991 में शुरू हुई, यूनिपोलर वर्ल्ड 1991 में शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। In fact, we were living in an era of US dominance. जब से वो हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका था, after the Second World War, US dominance तो तभी से शुरू हो गई थी, right? So US hegemony goes back to the end of the Second World War in 1945, and second, the US did not start behaving like a hegemonic power. वो तो शुरुआत से ही we were living in a period of hegemony, वैसे ही act करती थी। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट गल्फ वॉर, इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला किया, इन्वेड किया, घुस गया कुवैत के अंदर, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट, उसके अंदर घुसा और उस पर कब्जा कर लिया, राइट। तो यहाँ इराक है और ये छोटा सा कुवैत है, तो आप देख सकते हैं इराक कितना पावरफुल है कुवैत के आगे, राइट। क्लियर है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक, सबने बोला कि इराक तुम वापस जाओ, ऐसा मत करो, तो क्या हुआ, जब वो नहीं माना तो यूनाइटेड नेशंस ने जबरदस्ती कुवैत को बाय फोर्स मिलिट्री अटैक के थ्रू इराक से छुड़वाया, राइट, लिबरेट किया, फ्रीडम दिलाई। फॉर द यूएन दिस वाज अ ड्रामेटिक डिसीजन, क्योंकि वर्ल्ड कोल्ड वॉर के बाद से उसने ज्यादा कुछ किया नहीं था, राइट। सो द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश हेल्ड द इमर्जेंस ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उन्होंने बोला अब शुरुआत होती है एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की। यहाँ पे अब हम देखेंगे ये जो कोलिशन था जो यूएन लेके गया, this was a massive coalition force of 6,60,000 troops, right, from 34 countries, जिन्होंने मिलके एक आर्मी क्रिएट करी और इराक के साथ वॉर करी, उसको हराया और कुवैत को फ्री किया, एंड दिस वाज नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर। क्लियर है, आगे चलते हैं। However, ये 34 कंट्रीज का इतने सारे ट्रूप्स का कोलिशन, ये ओवरवेलमिंगली अमेरिकन था, इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रूप्स थे वो अमेरिका के ही थे, एंड इसका नेम क्या था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये नेम्स आपको याद रखने हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर का नेम है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो an American general Norman Schwarzkopf led the UN coalition and nearly 75% of the coalition forces were from the US. तो इसी में हमें दिख रहा है मिलिटरली कितना एडवांस्ड है, राइट। Although the Iraqi president Saddam Hussein had promised the mother of all battles कि आओ कोई बात नहीं हम डरते नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार गया, राइट। They were defeated and were forced to withdraw from Kuwait, राइट। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट गल्फ वॉर से हमें क्या पता चला, द वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप जो यूएस और बाकी कंट्रीज के बीच में था। यूएस ने स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया, इसीलिए इसको कंप्यूटर वॉर भी बोला गया, राइट। और बैठे बैठे सबको टीवी पे लाइव कवरेज मिल रही है क्या चल रहा है वॉर पे, इसीलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला गया। और क्लिंटन ईयर्स के टाइम पे और क्या हुआ, यूएस एम्बसीज थी जो नायरोबी केन्या और दर एस सलाम तंजानिया में। तो जैसे हमें पता है फॉरेन कंट्रीज में एम्बसीज होते हैं, जैसे इंडिया की एम्बसी भी है यूएस में, इंडिया में यूएस की एम्बसी है, बहुत सारी कंट्रीज की एम्बसीज है। ऐसे ही यूएस की जो एम्बसी थी कहाँ पे, कीनिया में और तंजानिया में, उधर बॉम्बिंग्स हुई, उधर बॉम्ब फेंके गए इन 1998, राइट। और ये बॉम्ब किसने फेंके थे, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अल कायदा, राइट। क्लियर है। सो विद इन अ फ्यू डेज एज अ रिस्पॉन्स यूएस ने क्या किया, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच चालू किया, जिधर क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स करी ऑन अल कायदा टेररिस्ट टारगेट्स इन सुदान एंड अफगानिस्तान, राइट। सो इसका रिस्पॉन्स ऐसे दिया। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। 9/11 9
सितंबर 11 डेट है, क्योंकि यूएस में उल्टा लिखते हैं, राइट। हम पहले डेट लिखते हैं फिर मंथ लिखते हैं, वो पहले मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं, राइट। चलिए, सो 11 सितंबर 2001 में 19 हाईजैकर्स ने भैया क्या किया, 4 अमेरिकन कमर्शियल प्लेन्स पे कब्जा कर लिया और उनको इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में जाके क्रैश कर दिया। सबसे पहला जो एयरलाइनर था और जो दूसरा एयरलाइनर था, जो ट्विन टावर्स होते हैं उन्हें नॉर्थ एंड साउथ टावर्स बोलते हैं, उसमें एक एक एयरलाइनर जाके क्रैश हो गया, राइट। दिस वाज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क, ठीक है। जो थर्ड एयरक्राफ्ट था, तीसरा एयरक्राफ्ट जो पेंटागन बिल्डिंग है, राइट, जहां पे यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्ड है, यूएस की डिफेंस की मिलिट्री की बिल्डिंग में जाके उसने क्रैश किया, राइट। और जो फोर्थ एयरक्राफ्ट था वो भैया बना तो किस में क्रैश करने के लिए था, कैपिटल बिल्डिंग, जो कांग्रेस, यूएस कांग्रेस है, उसका पार्लियामेंट है, उसके लिए, लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो गया और वो एक फील्ड में उतर गया, उसने कोई क्रैश नहीं किया। सो बहुत ज्यादा बड़ा ये इवेंट था, राइट। द अटैक्स किल्ड नियरली 3000 पर्सन्स, राइट। बहुत ज्यादा शॉकिंग इफेक्ट था अमेरिकन पे, और इसको पर्ल हार्बर अटैक से कंपेयर किया, ब्रिटिश बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन से कंपेयर किया गया। However, in terms of loss of life, 9/11 was the most severe one, right? आगे चलते हैं। अब इस पे क्या रिस्पॉन्स था यूएस का? इसमें भैया यूएस ने ग्लोबल वॉर ऑन टेरर चालू करी कि भैया जो भी टेररिज्म फैला रहा है ना, उस पे हम देखो क्या करते हैं। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, नाम याद रखना है, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम अगेंस्ट ऑल दोज हु वर सस्पेक्टेड बिहाइंड दिस, अलकायदा एंड द तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान, दोनों ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट। तो तालिबान रिजीम को इजीली ओवरथ्रो किया, लेकिन कुछ कुछ तो भैया मेंबर्स बच ही जाते हैं जो अभी तक ये ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट। द यूएस फोर्सेस मेड अरेस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सीक्रेट प्रिजन्स में उनको डाला, अरेस्ट करी, जिनकी खुद की गवर्नमेंट्स को नहीं पता और वो किसी भी इंटरनेशनल लॉ के अंडर नहीं गवर्न होते हैं। मूविंग ऑन टू द इराक इन्वेजन, वेरी इंपॉर्टेंट, this is your second Gulf War, right? On 19th March 2003, the US launched its invasion of Iraq under the code name Operation Iraqi Freedom, right? More than 40 plus other countries joined the US-led coalition of the willing. US ने बोला मैं एक coalition of the willing, जो भी आना चाहता है इस coalition में आ सकता है और हम मिलके इराक पे हमला करेंगे। रीजन क्यों? क्योंकि भैया वो weapons of mass destruction बना रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ प्रूफ मिला नहीं, तो बोला जाता है कि ये तो बस दिखावटी पर्पस था, असली पर्पस था कि वो ऑयल फील्ड्स पे कैप्चर करना चाहता था। यूएन ने इसके लिए मना किया, यूएन रिफ्यूज, लेकिन फिर भी ये इन्वेजन हुआ, राइट। ये हमने पढ़ लिया है, आगे चलते हैं। Although the government of Saddam Hussein fell swiftly, the US has not been able to pacify Iraq. US इराक के लोगों को अपने अंडर कंट्रोल नहीं कर पाया, right? A full-fledged insurgency against the US occupation ignited in Iraq. लोग उसके अगेंस्ट होने लगे, right? US का खुद का भी लॉस हुआ, अराउंड 3000 मिलिट्री पर्सनल है ना, और कैजुअलिटीज और भी ज्यादा है इराक में, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 50,000 इराकी सिविलियंस वर किल्ड इन दिस इन्वेजन, एंड इसको टर्म किया गया बोथ एज अ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेलियर, क्योंकि किसी का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या फिर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर पे। ऑल्सो प्लीज 1 मिनट लेके सब्सक्राइब कर दो, बहुत एफर्ट लगता है इतनी लंबी वीडियो बनाने में। आपका ये छोटा सा एफर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देगा और मैं बहुत अच्छा कंटेंट फ्यूचर में भी आपके लिए ला पाऊंगी, वो भी फ्री। थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू। चलिए ना, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 4, ऑल्टरनेटिव या फिर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, राइट। अब हम बात करेंगे यूएस से। हमने पढ़ा क्या है, हेजेमोनिक कंट्री है, सुपर पावर है। इससे हटके और क्या सेंटर्स ऑफ पावर हैं जो वर्ल्ड में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं? सो अदर देन यूएस, बाकी ऑल्टरनेटिव न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, उभरते हुए सेंटर्स ऑफ पावर्स कौन से हैं? तो सबसे पहले विल बी टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन वाज एडेड यानी कि हेल्प्ड बाय द कोल्ड वॉर सिंस 1945। हम सबको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो 1939 से 45 तक चली, राइट। एंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स में से जो एक्सिस पावर्स थी, जिसमें जर्मनी, इटली, जापान आता है, तो उससे काफी ज्यादा, उनकी हार से काफी ज्यादा यूरोपियन इकोनॉमी इंपैक्ट हुई थी, राइट, बिकॉज इटली और आपका जर्मनी कम्स अंडर यूरोप इटसेल्फ, राइट। तो
कोल्ड वॉर से उनको थोड़ी हेल्प हुई, क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर में अब अलायंसेस बन रहे थे और सुपर पावर्स अपने अंडर इन कंट्रीज को ले रही थी, तो फंड्स भी दे रही थी ताकि ये उभर सके उस क्राइसिस से, राइट? फॉर एग्जांपल द मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या है? जहां पे अमेरिका ने मैसिव फाइनेंशियल हेल्प दी फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी, right? This was known as the Marshall Plan. US also created a new collective security structure known as the NATO, जो हमने मिलिट्री अलायंस की बात करी, right? अंडर मार्शल प्लान अब क्या क्या धीरे धीरे एस्टैब्लिश होता है और फिर इवेंचुअली यूरोपियन यूनियन बनता है, हमें वो देखना है। तो मार्शल प्लान के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनी इन द ईयर 1948, ठीक है, जो क्या करना चाहती थी? टू चैनल एड, टू चैनल हेल्प टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। दिस वाज द OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कब बनी? 1948 में। क्लियर है? इट बिकेम अ फोरम वेयर वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स स्टार्टेड टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज। फिर क्या बना? फिर काउंसिल ऑफ यूरोप बना इन द ईयर 1949, जो पॉलिटिकल, यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रही है, यहाँ पॉलिटिकल कोऑपरेशन हुई। तो सबसे पहले OEEC एस्टैब्लिश हुआ 1948 में, देन काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन द ईयर 1957, और फिर एक और पॉलिटिकल डायमेंशन के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट बनता है, राइट? एंड इवेंचुअली फाइनली 1991 में क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR होता है, यूरोपियन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। तो उसकी वजह से फास्टली क्या हो जाता है? यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो जाता है इन द ईयर 1992। सो यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मड इन द ईयर 1992। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल वन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पॉइंट्स है इसके? बिकॉज यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, करेंसी एंड फाउंडिंग डेट। क्लियर है? वो तो अब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना चाह रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, राइट? फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी सभी मेंबर्स की सेम होती है, डीलिंग विद द अदर नेशंस। क्लियर है? अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन की क्या पावर है, क्या इन्फ्लुएंस है। तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और मिलिट्री इन्फ्लुएंस, इन सब हेडिंग्स के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस डिवाइडेड है। तो इकोनॉमिकली बात करें तो EU इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ मोर देन $12 ट्रिलियन इन 2005, स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द US। अगर आपकी NCERT में अलग फिगर दिए हुए हैं तो आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि NCERT कुछ अपडेटेड आई हुई है, कुछ नहीं है, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग आप फिगर लिख सकते हैं। करेंसी क्या है? यूरो है, that can pose a threat in the future to the US dollar। क्लियर है? वर्ल्ड ट्रेड में शेयर कितना है? 3 times larger than that of the US, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो काफी सारी यूरोपियन स्टेट्स से बनी हुई है और US एक ही स्टेट है। इकोनॉमिक पावर ने उसको इन्फ्लुएंस दी है over its close ties over its neighbors, right? अगर कोई ज्यादा पावरफुल है तो उसके दोस्त भी ज्यादा पावरफुल, तो उसके दोस्त भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि सबको क्या चाहिए? सबको काम निकलवाना है, राइट? फंक्शंस एज एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। आगे चलते हैं पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस पे। 2 members of the European Union, Britain and France, hold permanent seats in the Security Council। अब ब्रेग्जिट के बाद जब ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया है कहां से? यूरोपियन यूनियन से, तो आप बिफोर द ब्रेग्जिट करके ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्लियर है? यूरोपियन यूनियन ऑल्सो इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC, नॉट यूनेस्को, राइट? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर है? ये पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, तो उसमें डिसीजन बदलने में बहुत ज्यादा से होती है यूरोपियन यूनियन की, राइट? मूविंग ऑन टू मिलिट्री इन्फ्लुएंस। यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी एंड सेकंड लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। क्लियर है सभी को ये बात? परफेक्ट। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटर ऑफ पावर, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
क्लियर है? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 बाय 5 कंट्रीज. कौन सी है फाउंडिंग कंट्रीज? IMP-ST, इंपॉर्टेंट ST, राइट. I से क्या है? इंडोनेशिया, M से मलेशिया, P से फिलीपींस, S से सिंगापुर एंड T से थाईलैंड. 1967 में क्या बना? आसियान बना. क्लियर है? चलिए, बाय साइनिंग द बैंकॉक डेक्लेरेशन. क्लियर है? तो थाईलैंड में बैंकॉक में ये डेक्लेरेशन अग्रीमेंट साइन हुआ एंड आसियान वाज फॉर्म्ड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की कंट्रीज के लिए. क्लियर है? क्या ऑब्जेक्टिव्स है आसियान के? सबसे पहला, टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस, सोशली भी प्रोग्रेस हो एंड साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट हो. राइट. सो इकोनॉमी के थ्रू सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट को ग्रो किया जाए. राइट. सोशल एंड कल्चरल, तो 3 एस्पेक्ट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में आता है. राइट. सेकेंडरी वाज टू प्रमोट रीजनल पीस. साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई भी वॉर ना हो. क्लियर है? बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ लॉ एंड यूनाइटेड नेशंस चार्टर. क्लियर है? चलिए, फॉर एग्जाम्पल आसियान क्रिएटेड फ्री ट्रेड एरिया इन 1994. अब आसियान वे की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. आसियान वे क्या है? आसियान वे इज अ प्लेटफॉर्म जो कि एक इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट और कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म देता है सारी कंट्रीज को आके डिस्कशंस करने में. आसियान कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट इज नोन एज द आसियान वे, अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन व्हिच इज इनफॉर्मल. फॉर्मल नहीं है सब, मतलब जैसे होता है ना डिप्लोमेटिक फॉर्मल मीटिंग्स, वैसा नहीं है. इनफॉर्मल है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है. नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट यानी कि आमने सामने आके एकदम प्रॉपर, ठीक है, कन्फ्रंट करना है. कोऑपरेटिव है, जैसे फ्रेंड्स बैठ के ग्रुप में डिस्कस करते हैं, वैसे है आसियान वे. क्लियर है? किसके लिए? इंक्रीज्ड कोऑपरेशन के लिए बिटवीन द आसियान कंट्रीज. Moving on to the most important part. In 2003, ASEAN moved along the path of EU by establishing ASEAN Community comprising 3 pillars. तो आसियान कम्युनिटी में कौन से 3 पिलर्स है? सबसे पहले आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान रीजनल एंड कल्चरल कम्युनिटी. राइट. सो इकोनॉमिक कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी एंड आपका रीजनल एंड कल्चरल कम्युनिटी, बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटसाइड टेरिटोरियल डिस्प्यूट वुड नॉट एक्सेलरेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन. यहाँ पे सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात हो रही है. क्या गोल है कि कुछ भी अगर इशू है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उससे टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे है, बॉर्डर डिस्प्यूट पे है, जिस पे भी है, वो बातचीत तक रुका रहे, आर्म्ड कन्फ्रंटेशन, वॉर पे ना जाए. राइट. तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का ये मेन ऑब्जेक्टिव है, इंश्योर करना. By 2003, ASEAN has several agreements in place by which member states promise to uphold peace, neutrality and cooperation among them. Clear है? चलिए, ASEAN इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट कॉमन मार्केट प्रोडक्शन बेस विद इन ASEAN स्टेट्स. कॉमन मार्केट प्रोडक्शन बेस का क्या मतलब है? कि जो भी उधर प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही बेस है, सब मिलजुल के प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो फ्री ट्रेड एरिया का हमने बात करी. टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. राइट. जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है, जैसे यूरोपियन यूनियन है. इट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग फ्री ट्रेड एरिया जहां पे कोई भी टैक्सेस, टैरिफ्स नहीं लगेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट्स, लेबर एंड सर्विसेज. क्लियर है? दिस इज अबाउट द आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी. मूविंग ऑन टू रीजनल एंड कल्चरल कम्युनिटी. ASEAN Vision 2020, very important. It has defined an outward looking role for ASEAN in the international community. Right? कि outward looking role, आपस में बाहर कैसे देशों के साथ हम ट्रेड करेंगे और रिलेशंस पक्के करेंगे. Builds ASEAN policy to encourage negotiation over conflicts in the region. Right? बातचीत करके मुद्दे को खत्म करेंगे rather than going to war. ASEAN has mediated the end of Cambodian conflict, East Timor crisis. Example है ये. Clear है सभी को? Perfect. आगे चलते हैं. For example, India has signed 3 free trade agreements with ASEAN members, Singapore, Malaysia and Thailand. Clear है? Moving on to look east policy of ASEAN. Right? ASEAN India Free Trade Area, Free Trade Agreement 2010 में हुआ. आसियान की स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है? इन इट्स पॉलिसीज ऑफ इंटरैक्शन एंड कंसल्टेशन विद
नॉन मेंबर, नॉन रीजनल स्टेट्स, क्लियर है। और आसियान इकलौती एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एशिया में एक ऐसा फोरम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है एशियन कंट्रीज को साथ में आने का, मेजर पावर्स को साथ में आने का और पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स डिस्कस करने का। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, अब हम चलते हैं एक बहुत बड़े इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर पे, विच इज चाइना, राइट। अब चाइना की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कैसे उसने इतनी जल्दी इतनी मेजर ग्रोथ करी। चाइना हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस रिफॉर्म्स हैड बिगन. It is projected to overtake US as world's largest economy by the year 2040. Strength of its economy, including other factors, population, landmass, regional location, political influence, gave its power. तो इकोनॉमी के साथ साथ और क्या क्या खासियत है? पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलेटेड है, लैंडमास बहुत बड़ा है, रीजनल लोकेशन एकदम परफेक्ट है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। चाइना की सबसे खास बात क्या है कि उसने चाइना सब्सटीट्यूट इट्स इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक गुड्स। चाइना बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, राइट। वो इंपोर्ट नहीं करता ज्यादा, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, राइट। तभी तो इंडिया ने क्या किया, बैन ऑन मेड इन चाइना, क्योंकि इंडिया की खुद की डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन डूब गई थी चाइना के चक्कर में। चाइना मूव्ड अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज बाय एजुकेटिंग इट्स सिटीजंस एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ केयर। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन, जो हमने बात करी कि ट्रेड ज्यादा किसी से नहीं करता था, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे फोकस करता था, लेकिन 1972 में फाइनली उसने ये आइसोलेशन एंड करी और यूएस के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश करे अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। माओ इज द लीडर, राइट। चाइना's इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल, सोवियत मॉडल, यूएसएसआर का जो मॉडल था, राइट। End of isolation, end of communism. China took major policy decisions in 1970 and कैसे 1972 में उन्होंने यूएस के साथ ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करे एंड इट ऑल्सो बिकेम मेंबर ऑफ द यूएन, परमानेंट मेंबर जो P5 है, राइट। उसमें चाइना इज वन ऑफ देम, क्लियर है, राइट। अब 4 मॉडर्नाइजेशंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीमियर ज़ोउ एनलाई ने 4 मॉडर्नाइजेशंस, 4 रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? एग्रीकल्चर में सबसे पहले, उसके बाद इंडस्ट्री में, फिर मिलिट्री में और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो 4 सेक्टर्स में 4 मॉडर्नाइजेशंस लाई गई। ये कब आई? 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशंस, क्लियर है। उसके बाद 1978 में डेंग जियाओपिंग ने क्या अनाउंस करी? ओपन डोर पॉलिसी एंड फर्दर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओपन डोर पॉलिसी क्या कहती है कि नाउ वी आर ओपन फॉर ट्रेड, आप आके हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, ट्रेड कीजिए, राइट, क्लियर है। जो आइसोलेशन है वो कंप्लीटली जा चुकी है, राइट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो एक और खास बात जो इससे पहले हमें देखनी है कि चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी से नहीं गया, चाइना ने खुद पहले एग्रीकल्चर की प्राइवेटाइजेशन करी, कब? 1982 में, और फिर इंडस्ट्री की प्राइवेटाइजेशन करी 1998 में। तो अपने अकॉर्डिंग शॉक थेरेपी यूजुअल प्रोसेस के साथ नहीं गया, खुद 1982 में एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया और फिर इंडस्ट्रीज को 1998 में प्राइवेटाइज किया, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। China did privatization of agriculture, right, which led to the remarkable rise in agriculture. Small banks were opened, which improved farmers' private savings, right. China became the member of World Trade Organization in 2001 and its economy was made open to several countries, right. आगे चलते हैं। China attracted foreign investors. Its huge population is capable of consuming produced goods, right. तो ये फायदा हुआ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स से। मूविंग ऑन टू इंडो चाइना रिलेशंस, राइट, या फिर साइनो इंडिया रिलेशंस जो हम कहते हैं। आफ्टर इंडिया regained its independence from British and China was expelled from foreign powers, there was hope that both would come together. दोनों दोस्त बन जाएंगे, हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन was famous। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि इंडिया और चाइना आपस में एक दूसरे को पॉजिटिवली स्ट्रेंथन करके आगे बढ़े, लेकिन क्या हुआ जो हमने बुक 2 में पढ़ा है, राइट। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ओवर डिस्प्यूट मार्ड दैट होप, राइट। क्या डिस्प्यूट आया? बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962 ओवर अरुणाचल प्रदेश, राइट, नेफा एंड आपका अक्साई चिन एरिया ऑफ लद्दाख, क्लियर है। बुक 2 में इन डेप्थ में पढ़ा है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस
कट गए अंटिल 1976, ठीक है। 76 के बाद थोड़े से टाइज ठीक होने लगे, राइट। देयर रिलेशंस नाउ हैव अ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डायमेंशन। बोथ व्यू देमसेल्व्स एज राइजिंग पावर्स। दे आल्सो हैव साइंड अग्रीमेंट्स ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Talks to resolve boundary question is continued without interruption and military to military services are also increasing. Rajiv Gandhi's visit to China in 1988 proved was a further step in this direction. यहाँ पे आपको दोनों wars, टिबेट वाला इशू भी मेंशन करना है, 1962 की वॉर भी मेंशन करनी है। क्लियर है। थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंट में डाल देंगे अभी कंटेम्प्रेरी में क्या स्टेटस है तो वो भी एक पॉइंट में चलेगा। क्लियर है। सो दिस वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चलिए एवरीवन, सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अब हम आ जाते हैं अपने साउथ एशिया पे। तो सबसे पहली चीज तो जो आपको ध्यान में रखनी है कि साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। हियर वी हैव द लार्जेस्ट साउथ एशियन कंट्री आर इंडिया। क्लियर है। इंडिया के बगल में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दी साउथ एशिया। बहुत सारे मैप्स में अफगानिस्तान को भी साउथ एशिया दिखाया जाता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। क्लियर है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है? इट इज एन एक्सप्रेशन यूजुअली इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये कंट्रीज हम सिंपली 7 कंट्रीज हैं ये याद रखेंगे और इंडिया के नेबर्स है। तो यहाँ इंडिया है, वी हैव पाकिस्तान हियर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स। 1 2 3 4 5 6 7 डन। क्लियर है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगी। क्या क्या यहाँ पे ज्योग्राफी बताई गई है। हिमालयाज है नॉर्थ में, ठीक है, इंडियन ओशन है, अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है इन दी साउथ वेस्ट एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। नेचुरल इंसुलैरिटी, नेचुरल आइसोलेशन मिलता है, राइट, नेशन को, जिसकी वजह से उसकी जो लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, डिफरेंस है पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा एथनिसिटी, डाइवर्सिटी इस सब कॉन्टिनेंट में है। क्लियर है। बाउंड्रीज थोड़ी सी अनक्लियर हैं, राइट। मूविंग ऑन टू अफगानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑफन इंक्लूडेड इन द डिस्कशंस ऑफ दिस रीजन। मेंशन किया गया है अफगानिस्तान और म्यांमार को, कई बार इस रीजन में बोला जाता है, लिया जाता है। चाइना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बिल्कुल। चाइना बहुत ज्यादा इधर मैनिपुलेट भी करता है और अपना उसका अपने आप में एक रोल है। फाइन। दस डिफाइंड साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस। जियोपॉलिटिकल स्पेस ज्योग्राफिकली जो एक साथ है और पॉलिटिकल, अगेन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत अलग है यहाँ का, लेकिन डाइवर्स भी उतना ही है। फाइन। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1971 तक, राइट। दे हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। तो वहां पे सिविलियंस ने भी रूल किया है और मिलिट्री, राइट। जैसे हम देखते हैं आर्मी एक अलग हिस्सा होता है, लेकिन वही गवर्नेंस कर रही है, मिलिट्री रूलर्स गवर्न कर रहे हैं कंट्री को, राइट। क्लियर है। पाकिस्तान में कोल्ड वॉर के बाद सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, कई बार डेमोक्रेसी भी आई है अंडर बेनाजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। क्लियर है। बट इट सफर्ड अ मिलिट्री कूप। वापस से मिलिट्री अपराइजिंग होके 1999 में मिलिट्री के पास पावर चली जाती है, राइट। नेपाल की बात करें 2006 तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, यानी कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि इन्हीं रूल के हिसाब से जो मोनार्क है, जो रूलर है, वो रूल कर सकता है, राइट। क्लियर है। विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेकिन मोनार्की तो मोनार्की है, जो किंग है वो कुछ भी कर सकता है। 2008 में मोनार्की अबॉलिश कर दी गई एंड नेपाल भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गई। क्लियर है। भूटान की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इन 2008 में बना। क्लियर है। Under the leadership of the king, it emerged as a multi-party democracy. Maldives एक आइलैंड नेशन है जो पहले सल्तनत था 1968 तक, राइट। लेटर वो रिपब्लिक में बदल गया जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फाइन। चलिए आगे चलते हैं। 2005 में पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स ने वोट किया यूनानिमसली, सबने मिलकर वोट किया टू इंट्रोड्यूस अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तब से वहां पे भी कौन सी पार्टी डोमिनेट करी है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। क्लियर है। सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द कंट्रीज। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली अबाउट पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यार मिलिट्री रूलर है जो वो रूल कर रहे हैं या फिर डेमोक्रेसी आ रही है। क्लियर है। तो
ये हमें देखना है। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान, जनरल कौन होता है जो मिलिट्री में होते हैं, राइट? तो जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। ऐसा दिखाया गया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है, लेकिन ये क्या है, मिलिट्री टेक ओवर है। तो यहाँ पे अगेन मिलिट्री हुआ शुरू में जनरल अयूब खान के अंडर। ही हैड टू गिव अप ऑफिस व्हेन देयर वाज पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन, लोगों ने आवाज उठाई, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, राइट? वापस एक मिलिट्री टेक ओवर हुआ, जनरल याहिया खान, क्लियर है? तो अयूब खान के बाद आई जनरल याहिया खान, क्लियर है? इस दौरान 1971 की बांग्लादेश क्राइसिस हुई, क्लियर है? तो बांग्लादेश अलग से एक कंट्री बन गया। उसके बाद 1971 से लेके 77 तक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर, राइट? द भुट्टो गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड बाय, वापस से मिलिट्री टेक ओवर हुआ जनरल जिया उल हक इन 1977, क्लियर है? वापस से क्या हुआ, डेमोक्रेटिक अपराइजिंग हुई, लोगों ने आवाज उठाई और 1988 में वंस अगेन बेनजीर भुट्टो के अंडर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई। तो आप देख रहे हैं MMD, क्लियर है? ऐसा ही चल रहा था। आगे चलते हैं। देन दिस फेज ऑफ इलेक्टिव डेमोक्रेसी लास्टेड टिल 1999, अगेन मिलिट्री टेक ओवर हुआ एंड जनरल परवेज मुशर्रफ आ गए, हु रिमूव द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, क्लियर है? राइट? 2001 में जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड पाकिस्तान कंटिन्यूड टू बी रूल्ड बाय द आर्मी, क्लियर है? आर्मी, मिलिट्री रूल है पाकिस्तान में। सिंस 2008 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान, फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान्स फेलियर। तो क्या फैक्टर्स है जो पाकिस्तान के फेलियर में कंट्रीब्यूट करते हैं? सो बेसिकली द ड्रॉबैक्स ऑफ द पाकिस्तान, वी कैन से पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल डोमिनेंस है बहुत ज्यादा मिलिट्री की, क्लर्जी की और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी की, जिसके पास पावर है, पैसा है, वही डोमिनेट कर रहा है। इसकी वजह से बार बार गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया जा रहा है। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, जो चाहते हैं कि मिलिट्री ही रूल करे पाकिस्तान में, उनका ये मुद्दा और ज्यादा सपोर्टिव हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि इंडिया के साथ कितनी वॉर है, तो मिलिट्री को ही पाकिस्तान पे पॉलिटिकली भी रूल करना चाहिए ताकि हम इंडिया को फाइट कर सके। वाइल डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन फुल्ली सक्सेसफुल इन पाकिस्तान, स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स वहां पे भी होती हैं, क्योंकि लोग आफ्टर ऑल अपनी इच्छा की गवर्नमेंट देखना चाहते हैं। सो द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा कम मिला है पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के लिए, राइट? क्योंकि जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज, वो बोलती है मिलिट्री को कि ठीक है आप अपना रूल करो, लेकिन टेररिज्म को घटाए रखो, टेररिज्म को कम करो, राइट? देयर फियर ऑफ द थ्रेट ऑफ व्हाट दे कॉल ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, इस वजह से वो मिलिट्री को नहीं बोलते कि आप हटो और डेमोक्रेसी लाया जाए, उनको एनकरेज करते हैं, क्लियर है? चलिए अब चलते हैं कोऑपरेशन पे। इंडिया पाकिस्तान में क्या कोऑपरेशन के पॉइंट्स हैं? इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सीम टू बी अ स्टोरी ऑफ एंडेमिक कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस शुरुआत से ही रहा है, राइट? सीरीज ऑफ एफर्ट्स। अब हम देखेंगे क्या एफर्ट्स है जो कोऑपरेशन की तरफ है, पॉजिटिव, दोनों को फ्रेंडशिप के लिए। तो सबसे पहली बात, द टू कंट्रीज हैव अग्रीड टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर, कि हम एक दूसरे को बताएंगे हमारी मिलिट्री कहाँ पे प्लेस्ड है, हम अभी ये मतलब न्यूक्लियर वेपन्स ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेथड्स जो हमने सिक्योरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा है, राइट? सोशल एक्टिविस्ट्स एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैव कोलैबोरेटेड टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रेंडशिप। तो सोशल एक्टिविस्ट्स और बड़े बड़े जैसे एक्टर्स या प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, वो जब आके यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज में कोऑपरेशन की भावना जगती है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे बहुत सारे फेमस पाकिस्तानी सीरियल्स चले हुए हैं जो इंडियंस भी देखते हैं, राइट? सो ये एक कोऑपरेशन, एक यूनिफिकेशन का मेथड है। लीडर्स हैव मेट एट समिट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, तो समिट्स पे भी एक दूसरे से बातचीत करी है। और साथ ही साथ क्या है भैया, वीजास देना अब काफी ज्यादा लीनियंट कर दिया है, राइट? टू प्रमोट दिस यूनिफिकेशन एंड टू प्रमोट द कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, क्लियर है? इंडस वाटर्स ट्रीटी आप इस पे लिख सकते हैं, इंडस वाटर्स ट्रीटी टू कोऑपरेट ऑन द वाटर शेयरिंग, रिवर शेयरिंग, क्लियर है? तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान कोऑपरेशन में आएंगे। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश या श्रीलंका, इन दोनों में से आंसर बनता है हर साल।
राइट। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट था 1947 से 1971 तक, तो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है। दिस वाज वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस वाज ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। फिर क्या हुआ, राइट? The people of this region resented the domination of Western Pakistan and the imposition of Urdu language। यहाँ के लोगों पे उर्दू लैंग्वेज थोपी जा रही थी और वेस्ट पाकिस्तान बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था। They began protests against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language। उनके बहुत सारे बंगाली, क्योंकि ये बंगाल और असम के ही पार्टीशन एरिया से बना था, राइट, तो उनके कल्चर को सप्रेस कर रहे थे, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया। यहाँ के कौन से लीडर उभरे? शेख मुजीबुर रहमान, वेरी इंपॉर्टेंट, शेख मुजीबुर रहमान led the popular struggle against West Pakistani domination। He demanded autonomy, कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए for the eastern region, राइट। फिर 1970 में जब इलेक्शंस हुए तो अवामी लीग लेड बाय द शेख मुजीबुर रहमान जीत गई वो इलेक्शंस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड उनको मेजॉरिटी मिली। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी थी, जो रूलर्स थे, उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे एंड शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया, राइट। फिर अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याह्या खान द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट्स ऑफ द बंगाली पीपल। तो ऐसे ये स्ट्रगल शुरू हुआ। Thousands were killed by the Pakistani army. This led to a large scale migration। लोग बांग्लादेश से अब इंडिया में बचने के लिए आने लगे, माइग्रेट करने लगे, राइट, क्रिएटिंग अ ह्यूज रेफ्यूजी प्रॉब्लम। जो माइग्रेट करके आते हैं रेफ्यूजीज उन्हें बोलते हैं। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस, कि उनको आजादी मिले और वो अलग से कंट्री बने, और उनको फाइनेंशियली और मिलिटरीली भी हमने हेल्प किया, राइट। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर between India and Pakistan in December 1971। क्लियर है? चलिए, बांग्लादेश फाइनली आजाद हुआ एंड इट ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, राइट। However, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चेंज किया और वापस से वो अथॉरिटेटिवनेस आने लगी। He also abolished all parties। तो भैया सिर्फ वन पार्टी सिस्टम वापस एस्टैब्लिश हो गया, अवामी लीग। This led to conflicts and tensions। फिर जो नए मिलिट्री रूलर थे जियाउर रहमान, he formed his own party known as बांग्लादेश नेशनल पार्टी and won elections in 1979। उनका देहांत तो क्या, असैसिनेशन कर दिया गया एंड अनदर मिलिट्री टेक ओवर। उनके बाद कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद, राइट। ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years। मास पब्लिक प्रोटेस्ट होने शुरू हुए, उनको उस पोजीशन से निकाला गया और 1991 में वापस से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए। तब से लेके अब तक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नेपाल का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना तो है, रिवाइज तो करेंगे ही। चलिए, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी नेपाल। नेपाल एक हिंदू किंगडम है ना, एंड पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी ईयर्स। The king, with the help of the army, retained full control over the government and restricted the expansion of democracy in Nepal। तो हमेशा की तरह ऑटोक्रेटिक रूल होने लगा और डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा, डेमोक्रेसी का नामो निशान नहीं था। The king accepted the demand for new democratic constitution in 1990, राइट, जब प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स होने लगे। ड्यूरिंग द 1990s, माओइस्ट्स ऑफ नेपाल वर सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ नेपाल। माओइस्ट क्या चाहते हैं कि जो चेंज है वो आर्म्ड इंसरेक्शंस, वॉयलेंस के थ्रू फटाफट रेवोल्यूशन लाया जाए। तो आर्म्ड इंसरेक्शन, वॉयलेंस मतलब सबसे वॉर करके अपनी बातें मनवाना अगेंस्ट द मोनार्क एंड द रूलिंग एलीट। दिस लेड टू वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द माओइस्ट गुरिल्लास and the armed forces of the king, right। तो यहाँ पे वॉर शुरू हो गई। In 2002 the king abolished the parliament and dismissed the government, thus ending even the limited democracy in Nepal। तो भैया 2002 में जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी भी उसको भी मिटा दिया गया। And finally in April 2006 there were massive countrywide pro-democracy protests and finally they achieved their first major victory when the king was forced to restore the democracy। क्लियर है? चलिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को रिस्टोर किया किंग ने एंड
जो डिसॉल्व हो गया था 2002 में, नेपाल हैज अंडरगॉन अ यूनिक मोमेंट इन इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। चलिए, आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इन श्रीलंका, श्रीलंका को पहले सेलोन के नाम से जाना जाता था, वाज डोमिनेटेड बाय फोर्सेस दैट रिप्रेजेंटेड द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी सिन्हाला कम्युनिटी। तो देखो, श्रीलंका और इंडिया यही दो ऐसी साउथ एशियन कंट्रीज है जिनमें शुरुआत से डेमोक्रेसी रही है। यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक कम्युनिटी थी सिन्हाला कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी थी तमिल्स, राइट। तो सिन्हाला शुरू से श्रीलंका में रहे हैं और तमिल्स इंडिया के तमिलनाडु से माइग्रेट हुए हैं, राइट। सो दे वर होस्टाइल टू अ लार्ज नंबर ऑफ तमिल्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एंड सेटल्ड देयर, राइट। तो उनका बिहेवियर तमिल्स के तरफ अच्छा नहीं था। द सिन्हाला नेशनलिस्ट्स थॉट दैट श्रीलंका शुड नॉट गिव कंसेशंस टू द तमिल्स बिकॉज श्रीलंका बिलोंग्स ओनली टू द सिन्हाला पीपल। इनको आप क्यों इतना फेवर कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो हमारे साथ रहने के लिए। So from 1983 onwards, the militant organization, क्या नाम था, LTTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam, has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka, demanding a separate nation, Tamil Eelam, for the Tamils of Sri Lanka. Clear है, very important. The Sri Lankan problem involves people of Indian origin, इसीलिए इंडिया कई बार इन्वॉल्व हुआ है इस कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि जो तमिल है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया उन्हें सपोर्ट करे क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। बट इन 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द श्रीलंकन तमिल क्वेश्चन, जब इंडिया ने अपनी फोर्सेस सेंड करी इन श्रीलंका, राइट। सो इंडिया साइंड एन अकॉर्ड विद श्रीलंका एंड सेंट ट्रूप्स टू स्टेबलाइज रिलेशंस बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल्स। इवेंचुअली इंडियन आर्मी got into a fight with the LTTE, जो तमिल्स का ग्रुप था। And Sri Lanka saw this as an attempt by India to interfere in its internal affairs, right? कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में क्यों घुस रहे हो। So 1989 में the Indian peacekeeping forces pulled out of Sri Lanka without attaining its objective, right? जो आर्मी गई थी वो बिना अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करे वापस आ गई। Finally the armed conflict came to an end as the LTTE was vanquished in 2009, right? काम खत्म कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा। In spite of the conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high levels of human development, right? Sri Lanka was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population, first country in the region to liberalize the economy, and it has had the highest per capita gross domestic product. तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव फीचर्स हैं, राइट। आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स, वहां कोऑपरेशन पड़ा। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, सबसे पहला कश्मीर इशू एक्सप्लेन करना है हमें, राइट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम दैट कश्मीर बिलोंग टू इट। कब कब वॉर हुई, 1947-48 में हुई, फिर 1971 में बांग्लादेश वॉर हुई, 1965 में भी कश्मीर की वॉर हुई थी, राइट। सेकेंड इशू है इश्यूज लाइक कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड ओवर एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। ऐसे सब पॉइंट्स बना के लिखना है और फिर एक्सप्लेन करना है। क्लियर है सभी को, राइट। नीचे चलते हैं। तीसरा सबसे बड़ा इशू है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स विच हैज रिजल्टेड इनटू द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। क्लियर है, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू इंडिया एंड इट्स नेबर्स, सबसे पहले बांग्लादेश के साथ कैसे रिलेशंस है, बहुत फ्रेंडली रिलेशंस है, राइट। डिफरेंसेस हुए हैं ओवर सेवरल इश्यूज लाइक शेयरिंग ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स, राइट। और कि भैया बांग्लादेश ने जो डिनाई किया है कि हमारी तरफ से कोई भी इलीगल इमिग्रेशन नहीं आया है इंडिया में, तो उस पर भी इंडिया अनहैप्पी है, राइट। और जो बांग्लादेश ने मना कर दिया है इंडियन ट्रूप्स को टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो भी एक मतलब ये ड्रॉबैक्स हैं, मतलब रिलेशनशिप में नेगेटिव पार्ट्स हैं, राइट। इट्स डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया और अलाउ म्यांमार टू डू सो थ्रू बांग्लादेश टेरिटरी। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर है। अब कॉपरेशन देखते हैं। कॉपरेशन यहां से है, इंडिया एंड बांग्लादेश डू कॉपरेट ऑन मेनी इश्यूज। इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं लास्ट 20 सालों में, राइट। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, राइट, दैट वांट्स टू लिंक अप विद द साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। फाइन। डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल इश्यूज पे भी बहुत कोऑपरेट किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंट्री नेपाल पे। Nepal and India enjoy a very special relationship. A treaty between the two countries allow the citizens of both the countries to travel
to work and to the country without visas and passports। एकदम इंडिया का भाई समझो, ना वीजा की जरूरत है ना पासपोर्ट की जरूरत है, बस से भी आप नेपाल जा सकते हैं, राइट। इश्यूज की अगर हम बात करें तो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज हुए हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज ऑफन एक्सप्रेस्ड डिसप्लेजर एट द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना, कि आप चाइना से इतने क्लोज क्यों हो रहे हो, राइट। Fine. Many leaders and citizens in Nepal think that Indian government interferes a lot in their internal affairs, right? और river water और hydroelectricity पे नजर है इंडिया की, right? India prevents Nepal, a landlocked country, from getting easier access to sea through Indian territory. ये points of conflicts है। आगे चलते हैं श्रीलंका पे। Issues are mostly over ethnic conflict, जिसकी हमने बात करी, right? Tamils, when Tamils are politically unhappy and they are being killed over there, तो obviously इंडिया को कंसर्न होता है। कोऑपरेशन की बात करें, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है विद श्रीलंका which strengthened their relations, right? India's help in the post tsunami reconstruction in Sri Lanka has also brought the two countries closer। अभी जो श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस थी उसमें भी इंडिया ने बहुत ज्यादा उनको फाइनेंशियल एड दी है, तो आप ये भी एड ऑन कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब भूटान। इंडिया enjoys a very special relationship with Bhutan and does not have any major conflict with the Bhutanese government, right? The efforts made by the Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and militants from northeastern India that operate in his country have been helpful to India, right? जो माओइस्ट गुरिल्लास है उनको बाहर निकालने के लिए, right? India is involved in big hydroelectric projects in Bhutan and remains the Himalayan kingdom's biggest source of development aid, help provide करती है। Moving on to Maldives. India's ties with Maldives remain warm and cordial. Best honeymoon spot है ना? In November 1988, when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives, Indian Air Force and Navy reacted quickly to help restore Maldives and उनको बचाया, right? India has also contributed towards the island's economic development, tourism, जैसे मैंने बोला, and fisheries, right? Given its size and power, they are bound to be suspicious of India's intentions. India इतना बड़ा है, वो इतनी छोटी कंट्री है, राइट? उनको क्या लगता है? द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड ऑफन फील्स एक्सप्लॉइटेड बाय इट्स नेबर्स। इंडिया को ऐसा लगता है सब हमें यूज कर रहे हैं, राइट? द स्मॉलर कंट्रीज फियर दैट इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनली डोमिनेंट पावर, राइट? इंडिया सब पे अपना हुक्म चलाना चाहती है। Not all conflicts in South Asia are between India and its neighbors. इंडिया के और भी conflicts हैं भैया चाइना वगैरह के साथ। नेपाल and Bhutan as well as Bangladesh and Myanmar have had disagreements in the पास्ट ओवर। अब इंडिया को छोड़ के बाकी कंट्रीज का हमने कॉन्फ्लिक्ट बता दिया है, ठीक है? माइग्रेशन इशू, एथनिक नेपालीज और भूटानीज का, एंड द रोहिंग्याज इनटू म्यांमार, राइट? बांग्लादेश एंड नेपाल हैव हैड डिफरेंसेस ओवर द फ्यूचर ऑफ हिमालयन रिवर वाटर्स। मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस कहाँ आते हैं? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ द रीजन, राइट? इंडिया के सबके साथ क्यों है? क्योंकि इंडिया बीच में लोकेटेड है और बाकी सब उसके आसपास, राइट? क्लियर है सभी को? चलिए मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज सार्क, South Asian Association of Regional Cooperation. The South Asian Association for Regional Cooperation is a major regional initiative by South Asian states to evolve cooperation through multilateral means. 1985 में हुआ। Due to persisting political differences, SAARC has not had much success. उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। SAARC members signed the SAFTA, South Asian Free Trade Agreement, which promised the formation of free trade zone for the whole of the South Asia. Clear है SAFTA? The agreement was signed in 2004 and came into effect in 2006. SAFTA aims at lowering trade tariffs, जो taxes भरने होते हैं ट्रेड के लिए, राइट? उनको कम किया जाए, फ्री ट्रेड जोन बनाई जाए, राइट? चाइना एंड द यूएस रिमेन की प्लेयर्स इन द साउथ एशियन पॉलिटिक्स, राइट? जो उनका एक्सटर्नल रोल हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि साइनो इंडियन रिलेशंस हैव इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 10 years, लेकिन चाइना की जो पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी इरिटेंट है, राइट? डिमांड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन ब्रॉट द टू एशियन जायंट्स क्लोजर एंड देयर इकोनॉमिक टाइज हैव मल्टीप्लाइड रैपिडली सिंस 1991। अमेरिका की बात करें तो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गई है कोल्ड वॉर के बाद से, ठीक है? यूएस हैज हैड गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना? दोनों का दोस्त है और मॉडरेटर की तरह एक्ट करता है अगर कोई इशू हो जाए तो। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरल इकोनॉमिक policies in both countries have greatly increased and the large South Asian diasporas क्या होते हैं? जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो यूएस में काम कर रहे हैं, राइट?
and the huge size of population and markets of region also give America an added stake in the future of regional security and peace. इसीलिए अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मैटर करती है. क्लियर है? दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. चलिए नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए क्यों होती है? टू अवॉइड वॉर, कि वॉर ना हो पाए, राइट. सो इसी वजह से यूएन यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ, राइट. इट इज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. यहाँ पे एक कार्टून आता है लेबनान क्राइसिस वाला जहाँ पे यूएन काफी इनइफेक्टिव थी, राइट. पहले वर्ल्ड वॉर 1 कब होती है? 1914 से 1918 तक. उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 कब होती है? 1939 से 1945 तक. तो भैया वर्ल्ड वॉर 2 से पहले लीग ऑफ नेशंस एग्जिस्ट करता था, राइट. इन स्पाइट ऑफ दैट वर्ल्ड वॉर 2 हुई, राइट. तो 1945 में फिर लीग ऑफ नेशंस को चेंज करके यूनाइटेड नेशंस बना दिया गया, राइट. आगे बात करते हैं. यहाँ पे कुछ डायलॉग्स हैं जो बुक में गिवन है. द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल. ये किसने बोला है? डैग हैमर्सजोल्ड, जो यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, कि हमने ह्यूमैनिटी को हेल से बचाने के लिए यूएन बनाया, उसको कहीं हेवन पे पहुंचाने के लिए नहीं, राइट. जॉर्ज वॉर इज बेटर देन वॉर. वेरी इंपॉर्टेंट, जो चर्चिल ने बोला है कि इट इज बेटर टू नेगोशिएट देन टू गो टू अ वॉर, राइट. Isn't it better to bore each other with their words rather than bore holes on battlefield? शशि थरूर जी ने बोला है, राइट, कि एक दूसरे को अपनी बातों से बोर कर लो, लेकिन बम फेंक के, न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू किसी के भी वर्ल्ड के किसी के भी नेशन में होल्स मत करो, राइट. आगे चलते हैं. An international organization is not a super state with authority over its members. अब आप ये मत समझना कि जैसे एक कंट्री है तो उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसके पास अथॉरिटी होती है बाकी सारी स्टेट्स पे और सिटीजन्स पे, लेकिन इंटरनेशनल अरीना में यूएन ऐसी गवर्नमेंट नहीं है. यूएन इज नॉट अ सुपर स्टेट जिसके पास दूसरी कंट्रीज के ऊपर अथॉरिटी है. जी नहीं, इन कंट्रीज ने ही मिलके डिसाइड किया है कि हम यूएन में ये पावर दे रहे हैं और हमने यूएन को बनाया है, राइट. इट इज क्रिएटेड बाय एंड रिस्पॉन्स टू द स्टेट्स यानी कि कंट्रीज. इट कम्स इनटू बीइंग व्हेन स्टेट्स अग्री टू इट्स क्रिएशन. इट कैन हेल्प मेंबर स्टेट्स रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली. एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सब मिल बांट के अपने कॉन्फ्लिक्ट्स सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं. डिस्कस ऑन इश्यूज विच कैन ओनली बी डेल्ट व्हेन ऑल कंट्रीज वर्क टुगेदर. ऐसे इश्यूज जो सब ग्लोबली जब काम करेंगे तभी रिजॉल्व होंगे. फॉर एग्जांपल डिजीज, ग्लोबल वार्मिंग, राइट. प्रोड्यूस आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट कोऑपरेशन, राइट. तो इसीलिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्पफुल है. आगे चलते हैं. और क्या होता है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें मैकेनिज्म्स देती है सॉल्यूशन की तरफ, राइट. वो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसके थ्रू हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं. रूल्स निकालती है जिससे सारी ही कंट्रीज को अबाइड करना है फॉर पीसफुल कोऑपरेशन. और ब्यूरोक्रेसी हमें वो एक एडमिनिस्ट्रेशन देती है जो इसमें हमारी मदद करेगा, राइट. एवोल्यूशन ऑफ द यूएन बात करते हैं. पहले क्या थी? आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशंस वाज बोर्न टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. लेकिन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, उसके बाद लीग ऑफ नेशन को डिसॉल्व कर दिया गया एज इट कुड नॉट प्रिवेंट वर्ल्ड वॉर 2. फिर क्या हुआ? यूएन वाज फाउंड एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. कब फॉर्म हुई? 1945 में 24 अक्टूबर, जिसको यूएन डे बोलते हैं. 24 अक्टूबर 1945. हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है. UN was set up through signing of the UN Charter by 51 states, right. एक डॉक्यूमेंट UN Charter जिसमें सारी राइट्स, रूल्स, रेगुलेशंस गिवन है, 51 स्टेट्स ने साइन किया और UN फॉर्म हुआ. ऑब्जेक्टिव क्या है UN का? टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना, रोकना, और कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना, ठीक है. This is the objective. By 2011, UN has 193 member states. Clear है? चलिए आगे चलते हैं. चलिए, तो जो स्ट्रक्चर है UN का, उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है वो है UN जनरल असेंबली और एक है UN सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं
एंड 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम P5 बोलते हैं। और P5 में कौन कौन आता है? यूएस, रशिया, यूके, चाइना एंड फ्रांस, जो उस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी बिकॉज दे वर द मोस्ट पावरफुल आफ्टर वर्ल्ड वॉर II एंड कॉन्स्टिट्यूटेड विक्ट्री, राइट। बाय 2006 द यूएन हैड 192 मेंबर्स और जनरल असेंबली में सारे मेंबर्स आते हैं, उनके पास 1 वोट ईच होती है। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर्स के पास नेगेटिव वीटो पावर होती है, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, और परमानेंसी होती है। ये दो स्पेशल फीचर्स है, राइट। एंटोनियो ग्यूटेरेस इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। क्लियर है सभी को, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यूएन फेस्ड 2 काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में है वो है रिफॉर्म्स, कि क्या चेंज की जरूरत है यूएन को, राइट। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म है दैट इज द रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। स्ट्रक्चर जो हमने अभी बात करी, सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। प्रोसेसेस, किस तरीके से आप कंट्रीज को मेंबर्स बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस का रिफॉर्म। एंड दूसरा ज्यूरिसडिक्शन का रिफॉर्म। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? आपकी जो पॉलिटिकल साइंस टीचर है उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है? पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना। वो मैथ्स तो पढ़ाएगी नहीं, और मैथ्स टीचर का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? मैथ्स पढ़ाना, राइट। तो ज्यूरिसडिक्शन होता है क्या फॉल कर रहा है आपके सिलेबस के अंदर, या फिर क्या आपके अरीना में है जिधर आप चीजें टैकल कर सकते हैं, राइट। सो रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन, कि कौन से इश्यूज पे यूएन डिसीजंस ले सकता है, एज टू व्हाई वीटो पावर्स ओनली टू परमानेंट मेंबर्स, राइट। और ये स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस में आएगा कि वीटो पावर सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास क्यों है, और परमानेंट मेंबर्स में अगर कोई इंक्रीज आना चाहता है तो क्या क्राइटेरिया है, राइट। तो इसमें जो मुद्दों की बात है कि पावरफुल कंट्रीज की डोमिनेंस है यार हमेशा, राइट। और यूएन को पीस एंड सिक्योरिटी भी अपने ज्यूरिसडिक्शन में इन्वॉल्व करना चाहिए और इन इश्यूज पे भी ध्यान देना चाहिए। एंड देयर इज एन डिमांड फॉर इंक्रीज इन यूएन परमानेंट मेंबर्स एंड सिक्योरिटी काउंसिल। मेन मुद्दे ओवरव्यू ये है। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट अकर्ड आफ्टर कोल्ड वॉर, या 1945 से 1991 तक कोल्ड वॉर चली। 45 में यूएन बना, चलो समझ में आया। उस टाइम जो वर्ल्ड की सिचुएशन थी, कंट्रीज की पावर थी, उसके हिसाब से आपने परमानेंसी करी। 1991 के बाद बहुत चीजें बदल गई हैं। वो क्या क्या है? सोवियत यूनियन हैज कोलैप्स्ड, यूएस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, रिलेशन बिटवीन रशिया एंड यूएस is much more cooperative now, China is the fastest emerging global power and new countries have joined UN, right। तो बहुत ज्यादा चेंज आया है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो यूएन को भी टाइम के साथ साथ चेंज होना चाहिए। इन 1992 UN जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन इन दिस रिगार्ड, जिसमें 3 मेन कंप्लेंट्स फाइल करी गई। सबसे पहली कंप्लेंट, राइट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल रियलिटीज। जो आज कंटेम्प्रेरी टाइम की रियलिटी है वो शो नहीं हो रही। अब तो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। इक्विटेबल यानी कि इक्वल बेसिस पे, भाई या तो आप एक एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से करिए या फिर आप पॉपुलेशन के हिसाब से करिए। क्या रिप्रेजेंटेशन है? ये वेस्ट ही भरा पड़ा है इसमें तो, राइट। एंड दैट इज व्हाई उन्हीं के इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट्स इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज डोमिनेटेड बाय द सुपर पावर्स। ये 3 कंप्लेंट्स है और इस पे फोकस किया जाए, राइट। आगे चलते हैं। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। UN completed 60 years of its establishment, तो heads of all the member states met in September 2005, जहां पे उन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी और jurisdiction का रिव्यू किया कि क्या किया जाए। They decided to follow steps to function UN better। क्या स्टेप्स थे? डेमोक्रेसी फंड बनाया गया, an agreement to wind up the trusteeship council। जो trusteeship council है it is an organ of UN, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया था। क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये सारे डिसीजंस लिए गए और साथ ही साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाए ये भी डिसाइड किया गया। आगे चलते हैं। इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म्स। भैया India's major concern has been the composition of Security Council। इंडिया क्यों नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में? UN Security Council was expanded from 11 to 15 members in 1965। तो यहाँ पे जैसे टोटल 15 मेंबर्स है, 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट। पहले 11 होते थे, 1965 में एक्सपेंशन हुआ, लेकिन उसके बाद से कोई भी चेंज नहीं है।
इंडिया सपोर्ट्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। क्लियर है। अब ये आंसर बहुत बार आता है, इसको आपको लॉन्ग में एक्सप्लेन करके लिखना है कि इंडिया इटसेल्फ विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर, तो क्या क्राइटेरिया है, क्या वो फुलफिल कर पा रहा है? बिल्कुल, जो क्राइटेरिया बोला गया है उसके लाइन में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इनिशिएशंस इन यूएन है, यूएन में भी भैया वो बोलती है, राइट, रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है यूएन की, राइट। साथ में यहाँ पे इधर लिखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया बोला गया था कि अगर आप परमानेंट मेंबर बनने के लिए एलिजिबल है तो आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री होनी चाहिए, डाइवर्स कंट्री होनी चाहिए, राइट, आप एक कंट्रीब्यूटर होने चाहिए यूएन के बजट को, राइट, यू शुड बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। सो इन्हीं क्राइटेरिया के लाइन में इंडिया फुलफिल्स ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। लेकिन ऑपोजिशन में क्या बोलते हैं कि इंडिया के तो खुद के पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या पीस बिल्डिंग में काम करेगा, न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज है, खुद इतना आर्सेनल है उसके पास। ऑल्सो फ्रांस एंड यूएसए एडवोकेट दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज दे डोंट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर। तो अफ्रीका और साउथ अफ्रीका अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में से रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, एशिया में से तो है चाइना। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, जो हम ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में और अकोमोडेशन हो, मेंबरशिप बढ़े, और जो वीटो पावर है, टॉकिंग अबाउट द वीटो पावर का मतलब होता है नेगेटिव वीटो, कि अगर इन 5 मेंबर्स ने नेगेटिव वीटो जो 5 मेंबर्स के पास है, अगर उनमें से किसी एक ने भी बोल दिया नो, तो पूरा चाहे 192 मेंबर्स ने यस बोला हो, एक नो की वजह से ये सारे यस गलत हो जाएंगे। सो दे हैव दिस पावर कि उनका नो यानी कि सबका नो, कोई भी मुद्दे पे अगर उन्होंने नो बोल दिया, नेगेटिव वीटो हो गया, तो वो मुद्दा पास नहीं हो पाएगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बात होती है रिफॉर्म्स की ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, तो ऑब्वियसली ये तो नो बोलेंगे क्योंकि इनके अगेंस्ट है, इनकी पावर को खतरा है। तो कैसे पास हो पाएगा ऐसा कोई रेजोल्यूशन जिससे स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस चेंज हो सके, राइट। चलिए अब यहां पे बात होती है कैन यूएन बी अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूएस हेजेमनी, क्या यूएन यूएस के ऊपर कंट्रोल कर सकता है? भैया यूएस सुपर पावर बन गई आफ्टर यूएसएसआर, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है जो यूएस की, उसको इग्नोर नहीं कर सकता यूएन, क्योंकि यूएन ऑलमोस्ट यूएसए की वजह से ही चलता है, राइट। इट्स वीटो पावर आल्सो कैन स्टॉप एनी मूव्स डैमेजिंग इट्स इंटरेस्ट्स एज वेल एज इट एंजॉयज अ कंसिडरेबल से इन द यूएन, एंड यूएन फिजिकली खुद वॉशिंगटन में लोकेटेड है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस का बहुत ज्यादा कंट्रोल है यूएन में, यूएस के ही सिटीजन्स यूएन में डिप्लोमैट्स हैं, सो डेफिनेटली नॉट, UN cannot be a restriction on the US hegemony because वो exist ही US की वजह से करता है। Moving on to these organizations, IMF, World Bank, read कर लेना, right? इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है, क्लियर है सभी को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड ह्यूमन राइट्स वॉच, दीज आर द बॉक्सेस, क्लियर है। चलिए, सो दिस वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 6। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पे। चलिए, सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 7, सिक्योरिटी। तो सबसे पहले सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग है हर किसी के लिए। मोस्ट बेसिक लेवल की बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, कि हम बिना किसी डर के फ्रीली एकदम सिक्योरली घूम रहे हैं, राइट। भैया अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस को हर चीज में थ्रेट होंगे, अभी हो सकता है कुछ भी हो जाए, राइट। हर एक मोड पे थ्रेट है, कहने को कोई बैठे बैठे भी अर्थक्वेक आ जाए, पूरी दुनिया भस्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। एवरीथिंग इज फुल ऑफ थ्रेट्स, राइट। तो हम कौन सी सिक्योरिटी की बात करेंगे यहाँ पे? दोज हु स्टडी सिक्योरिटी देयरफॉर जनरली से दैट ओनली दोज थिंग्स दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो कोर वैल्यूज को थ्रेटन करे, वो असल में हमारे लिए थ्रेट्स हैं इस डेफिनेशन के अंडर। तो कोर वैल्यूज लाइक सोवेरेंटी, एक कंट्री की जो इंडिपेंडेंस है, एब्सोल्यूट कंट्रोल करने की शक्ति है, सोवेरेंटी, वो अगर भैया थ्रेटन हो रही है तो एक कोर वैल्यू है ना। कोई ब्रिटिशर्स आके अभी हम पे कब्जा कर ले तो हमारी सोवेरेंटी, जो नेशनलिज्म, फ्रीडम है, वो थ्रेटन होगी। तो ये एक ऐसे कोर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, every time another country does something or fails to do something, this may damage the core values of other country. Every time a person is robbed in the streets, the security of ordinary people is harmed. Clear है? बहुत easy chapter है, फटाफट से करेंगे, डरना नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिक्योरिटी है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है।
राइट, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, और ट्रेडिशनल में भी दो टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। बहुत इजी है, अभी समझा देती हूँ, पूरा चैप्टर बस इसी फ्लो चार्ट में बसा है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, यानी कि मिलिट्री थ्रेट्स की वजह से, राइट, अभी कोई आके हम पे वॉर कर दे, हमला कर दे, मिलिट्री थ्रेट, फोर्स की वजह से। एक्सटर्नल यानी कि कोई और दूसरी कंट्री, कोई नेबरिंग कंट्री, कोई और कंट्री। इंटरनल यानी कि विद इन द कंट्री फोर्स की वजह से, मिलिट्री वायलेंस की वजह से थ्रेट हो रहा है। और नॉन ट्रेडिशनल में आ जाता है जो हार्ड पावर मिलिट्री थ्रेट वायलेंस से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका आ सकता है डिजीजेस, राइट, नेचुरल डिजास्टर्स, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट, कोविड-19 था जैसे, वो एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, तो समझते हैं ट्रेडिशनल नोशंस को। एक्सटर्नल में यानी कि कंट्री को बाहर से अटैक हो रहा है, राइट, दूसरी कंट्री कर रही है। In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threats. The source of this danger is another country which by threatening military action endangers the core values of sovereignty, independence and territorial integrity. कौन सी core values hamper हो रही हैं? सोवेरेंटी, आजादी की, इंडिपेंडेंस की और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, हमारी टेरिटरी सिर्फ हमारी है। मिलिट्री एक्शन ऑल्सो एंडेंजर्स द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मिलिट्री थ्रेट के, जो थ्रेट ऑफ वॉर है, गवर्नमेंट के पास तीन बेसिक चॉइसेस होती है। सरेंडर कर देना भैया, हाथ पैर छोड़ देना, पहले ही हैंड्स अप। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए, है ना, कि वो लिख दे हमारी फॉरेन पॉलिसी है टू सरेंडर, जो भी आए हम पे कब्जा कर ले, नो, राइट। तो दो है, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग, है ना, एंड टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट। क्लियर है? या तो भैया उसको हम समझाएंगे कि ऐसा मत कर, डिटेयर करेंगे वॉर को, ठीक है, कि वॉर ना ही हो, और अगर हो जाए तो अपने आप को डिफेंड करेंगे। क्लियर है? एंड सरेंडर, ये तीन ऑप्शंस हैं। ट्रेडिशनल कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी में एक्सटर्नल थ्रेट में डेटरेंस, प्रिवेंटिंग वॉर, डिफेंस, लिमिटिंग और एंडिंग वॉर एंड बैलेंस। गवर्नमेंट्स आर वेरी सेंसिटिव टू द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन देयर कंट्री एंड अदर कंट्रीज। तो वो क्या करते हैं, ऐसी जैसे आर्म्स रेस थी, बैलेंस बना रहे, दोनों इक्वल फुटिंग पे रहे। अगर एक भी ज्यादा पावरफुल हुआ तो अटैक की संभावना ज्यादा है। क्लियर है? सो they work hard to maintain favorable balance of power with the countries, या तो जिनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिफरेंसेस है, या फिर जिसके साथ पहले हुए हैं डिफरेंसेस, राइट। क्लियर है? और क्या किया जाता है, अलायंस बिल्डिंग। क्या देखा था, यूएसए और यूएसएसआर में अलायंस बना लिए, है ना, कोalition ऑफ स्टेट्स टू डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक्स, नेटो और वार्सो पैक्ट। अलायंसेस आर फॉर्मलाइज्ड इनटू रिटन ट्रीटीज। अलायंसेस आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट्स एंड कैन चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज। वो कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो वो अलायंस भी टूट गया, राइट। ग्रेटेस्ट एक्सटर्नल थ्रेट कम्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्रीज बॉर्डर, मिलिट्री अटैक्स, जैसे मैंने आपको समझाया, बहुत सिंपल है। आगे चलते हैं, इंटरनल थ्रेट की बात करते हैं। ट्रेडिशनल नोशन में अंदरूनी थ्रेट भी तो हो सकता है। सो थ्रेट्स फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हु वांटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रीज, है ना। इंटरनल वॉर्स मेक अप टू मोर देन 95% ऑफ आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल खालिस्तान का, राइट, जो क्या चाहते हैं कि अलग से कंट्री बन जाए, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है, राइट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स कि हमें इस देश से आजाद होना है, तो वो इंटरनल थ्रेट्स में आएगा, राइट। Many newly independent countries came to fear their neighbors even more than they feared the US or Soviet Union or the former colonial powers, right? सबको अपने neighbors से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जो पड़ोसी है उसे आपके बारे में सब कुछ पता है और वो सबसे पास है, right? They quarreled over borders and territories or control of people and population, right? So internal और external threat समझ में आ गया। आगे चलते हैं, चलिए, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वॉर मस्ट ऑल्सो बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द मीन्स दैट आर यूज्ड, राइट। कैसे वॉर की जाएगी उससे भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, और हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या क्या कंट्रोल्स हैं, मेजर्स हैं। सबसे पहली बात डिसआर्मामेंट, कि कैसे सारी कंट्रीज जिनके पास भी आर्म्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिसाइड करे कि एक लिमिट तक ही हम इन्हें रखें, क्योंकि हमारे लिए सेफ नहीं है। रिक्वायर्स स्टेट्स टू गिव अप सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स। हमने बहुत सारी ट्रीटीज देखी है, स्टार्ट, सॉल्ट, राइट। क्लियर है? आर्म्स कंट्रोल,
डेवलपमेंट्स ऑफ वेपन्स, कुछ ही तरीके के वेपन्स अलाउड हैं जो आप डेवलप करें, राइट, कंट्रोल करें आर्म को। ये तो है डिसआर्मामेंट, जो आपके पास है उसको आप मतलब उसको आप हटा दीजिए, और ये है कि कंट्रोल करें अपने आर्म्स को, राइट। कुछ ही तरीके के स्पेसिफिक आर्म्स आप लीजिए, फॉर एग्जांपल एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, राइट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि आप बताएं, शेयर आइडियाज, राइट, एंड इंफॉर्मेशन विद द राइवलरी स्टेट्स, क्लियर है। सो दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ताकि उन्हें आप पे अगर फालतू में मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी कंफ्यूजन की वजह से वॉर ना ही हो, क्लियर है। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं डिसआर्मामेंट के, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, बैंड द प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दीज वेपन्स, क्लियर है। सो दीज आर द वी कैन से मेजर्स टुवर्ड्स अचीविंग ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। आगे चलते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको इंडिया ने अपोज भी किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थी। वो क्या कह रही थी कि जिनके पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स है, वेल एंड गुड, 1976 तक, उसके बाद कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्लियर है। अब हम चलते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पे, राइट। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इसमें दो टाइप्स की सिक्योरिटी आती है, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी में मेन टारगेट कौन है? पीपल, इंडिविजुअल्स, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स। तो नेशन एज अ होल की जगह लोगों की प्रोटेक्शन करी जाए फ्रॉम हंगर, डिजीज, पॉवर्टी, ये सब हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी में आ जाता है। ग्लोबल सिक्योरिटी में ग्लोबल इश्यूज आते हैं जो सब मिलके टैकल कर सके, ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक कोविड-19, क्लियर है ये बात? परफेक्ट। चलिए मूविंग ऑन टू न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, कुछ नए सोर्सेज आ रहे हैं जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में फॉल करते हैं। तो टेररिज्म, राइट, माइग्रेशन, ह्यूमन राइट्स, हेल्थ एपिडेमिक्स एंड ग्लोबल पॉवर्टी, दीज आर द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स pertaining to non-traditional notion of security other than the military threats, क्लियर है? चलिए अब इनको जरा समझते हैं। टेररिज्म क्या है? पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। यहाँ पे टारगेट होता है जो इनोसेंट सिविलियंस है, सिटीजन्स हैं कंट्री के, राइट, और इनका मोटिव होता है वो किसी पॉलिटिकल जगह से आता है, राइट, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, फॉर एग्जांपल हाईजैकिंग, प्लांटिंग बॉम्ब्स, क्लियर है। इंटरनेशनल टेररिज्म, सिटीजन्स और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री इसमें इंक्लूडेड होता है, राइट। टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, तीन टाइप्स की ह्यूमन राइट्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड अदर, राइट। अदर में आ जाते हैं राइट्स ऑफ कोलोनाइज्ड इंडिजिनस पीपल, राइट। पॉलिटिकल राइट्स में आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ये सब आता है। इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट, सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर में इक्वल अपॉर्चुनिटी की एक्सेस, ये सब क्लियर है। मूविंग ऑन टू ग्लोबल पॉवर्टी, हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ अकर इन 6 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, राइट, इन 6 कंट्रीज पे है और यहीं पे सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, राइट। हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ मेक द रिच रिचर एंड लो इनकम एंड हाई पॉपुलेशन मेक द पुअर कंट्रीज पुअरर। दिस हैज लेड टू द गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कंट्रीज, क्लियर है। चलिए वेरी वेल डन। आगे चलते हैं माइग्रेशन पे। माइग्रेशन, लोग क्यों एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं? बेटर लाइफ के लिए, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए, राइट, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। नॉर्थ क्या है? यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं और साउथ क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्लियर है? परफेक्ट। आगे चलते हैं, हेल्थ एपिडेमिक्स, एग्जाम्पल बर्ड फ्लू, HIV, एड्स, सार्स, एंड देन टूरिज्म की वजह से फैलता है, माइग्रेशन और मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से हो सकता है, राइट, परफेक्ट। आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, इंडिया की क्या सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। 4 कंपोनेंट्स है। सबसे पहली बात, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग बनना, है ना, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस 1974 में हमने टेस्ट किया। इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 फॉर सेफगार्डिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, पीसफुल पर्पसेस के लिए। दूसरा, स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में ज्यादा अपनी प्रेजेंस बनाना, राइट, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स, ट्रीटीज को रेटिफाई करना। थर्ड, गियर टूवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनकी तरफ अपना फुलफिलिंगली एफर्ट देना। टू डेवलप इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है ताकि जो सिटीजन्स हैं वो पॉवर्टी से बाहर आ पाए। इकोनॉमी अच्छी होगी तो मिलिट्री खुद ही खुद स्ट्रेंथन हो जाएगी, राइट। दिस वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 7। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, विच इज एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
चलिए, सो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इजी चैप्टर है, एक बार रीडिंग कर लेंगे एनसीईआरटी से, बस डन हो जाएगा। 2-4 कीवर्ड्स है, अर्थ समिट, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। पहले बेसिक चीजें कि इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है, स्टैट्स है कुछ, दैट 1.2 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू वाटर, 2.6 बिलियन पीपल हैव नो सैनिटेशन फैसिलिटीज। यूनेप जो है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होल्ड कर रहा है टू डील विद द इन्वायरमेंटल इश्यूज, राइट। अर्थ समिट की बात करें, रियो द जेनेरियो में हुआ, ब्राजील में, इन जून 1990, जो क्या कहां किन मुद्दों की बात हुई, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री। इट इज नोन एज द एजेंडा 21। क्लियर है सभी को? परफेक्ट। कॉमन्स की बात करते हैं, कॉमन्स, ग्लोबल कॉमन्स ऐसी चीजें हैं जिधर किसी इंडिविजुअल का एक्सेस नहीं है, कम्युनिटी एज अ होल उन्हें ओन करती है, राइट। इसमें आ जाते हैं फॉर एग्जांपल अर्थ एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस, अंटार्कटिका, राइट। ये है ग्लोबल कॉमन्स के एग्जांपल। मूविंग ऑन टू नंबर ऑफ अग्रीमेंट्स साइंड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, काफी सारे हैं, अंटार्कटिका ट्रीटी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आंसर बनेगा तो यहीं से, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वेरी करता है कि किसकी ज्यादा और किसकी कम है। भैया डेवलप्ड नेशंस की ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन उनकी कंट्री में पहले हुआ, तो उन्होंने ज्यादा कार्बन एमिशंस किए, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करी, जिसकी वजह से पोल्यूशन हुआ, राइट। सो नदर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक लैटिन अमेरिका, यूरोप, वांटेड एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लेकिन सदर्न कंट्रीज, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने बोला कि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, ओनली दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल, राइट। सो रियो समिट 1992 में ये चीज एक्सेप्ट हुई दैट द स्पेशल नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड उनको ये रिसोर्सेज मिले जिससे वो डेवलपमेंट की तरफ जाएं, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, also provides that India and China were exempted from requirements of Kyoto Protocol, right। जो ज्यादा पोल्यूशन कॉज करेगा उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स करने में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो टारगेट्स सेट करता है फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कि भैया 2040 तक इतना परसेंटेज आपको कम करना है जो गैसेस है, हार्मफुल गैसेस आपकी इंडस्ट्री से निकलती हैं, राइट। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट करना है। सो दैट इज व्हाट क्योटो प्रोटोकॉल इज अबाउट। शुरू में चाइना और इंडिया एग्जेम्प्ट हो गए थे, लेटर उन्होंने ये ट्रीटी रैटिफाई कर ली थी, राइट। क्लियर है? आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टू इंडिया स्टैंड। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन करी अगस्त 2002 में, राइट। एट द G8 मीटिंग इन 2005, इंडिया पॉइंटेड आउट दैट पर कैपिटा एमिशन रेट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर अ टाइनी फ्रैक्शन एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। इवन टुडे हम बहुत कम फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का। 1997 में इंडिया रिव्यूड अग्रीमेंट्स एट अर्थ समिट एट रियो एंड सजेस्टेड दैट developing countries must get financial resources, clean technologies from developed countries to meet the UNFCCC requirements। हमें ऐसे आप मैकेनिज्म्स दीजिए, टेक्नोलॉजी हमें भेजिए, हमें रिसोर्सेज दीजिए ताकि हम इतने लेवल पे अपनी डेवलपमेंट भी कर सके और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को भी कम कर सके। क्लियर है? आगे चलते हैं। Talking about environment movements, forest movements of South in Mexico, Chile, Malaysia, Indonesia, India में नर्मदा बचाओ आंदोलन, right? Indigenous population, as per the UN, it comprises the descendants of people who inhabited the territory of country at a time. Indigenous people क्या होते हैं? भाई वो लोग जिनके पूर्वज, राइट, जिनके दादा परदादा हमेशा से उस टेरिटरी पे रहे हैं, जो वहां के लोकल पीपल हैं, राइट। क्लियर है? जो बाहर से नहीं आए हैं, सदियों से उनकी जनरेशंस वही रही हैं। सो दे आर इंडिजिनस पीपल। उनको इंडिया में क्या बोला जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर है? फाइन। चलिए, सो दे आर द लोकल पीपल ऑफ दैट एरिया। एंड फिर जो आउटसाइडर्स आके सेटल इन हुए हैं, राइट, उन्होंने इनको बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया है क्योंकि अब ये माइनॉरिटी बन गए हैं एंड वो मेजॉरिटी है, राइट। सो 8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। क्लियर है? राइट। सो इंडिजिनस पॉपुलेशन इन इंडिया इज नोन एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। परफेक्ट। सो दिस वाज अबाउट आवर चैप्टर नंबर 8। अब हम चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, विच इज ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर नंबर 9।
चलिए, सो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन टर्म का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटली डील्स विद फ्लोज हो रहा है, कोई एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है चीज, राइट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज, आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, कैपिटल पैसा shunted between 2 or more places, commodities, right? जो आप फटाफट से शीन करते थे, चाइना से माल आता था, right? Being traded across borders, and people, right? Moving in search of better employment, better livelihoods in different parts of the country, right? ICCP, आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज और पीपल का जो ये फ्लो है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. दिस इज वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस called globalization. It means how different countries are connected with each other through free flow of goods and services, technology, ideas and people across countries. Globalization is a multi-dimensional concept. हर एक dimension में socially, culturally, politically, economically, right? Globalization all over the worldwide prevail होता है. बात करते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन की वजह क्या है, कैसे हुआ, राइट? तो इफ ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट द फ्लोज ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल, राइट? ये तो भैया शुरुआत से ह्यूमन हिस्ट्री के टाइम से चलते आए हैं. While globalization is not caused by any single factor, कोई एक कॉज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कॉज क्या है? टेक्नोलॉजी, द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंटरनेट, राइट? इससे ग्लोबलाइजेशन आसान हो गया है. देयर इज नो डाउट दैट द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, है ना, इन द मोस्ट रिसेंट टाइम्स हैज revolutionized the communication, right? Printing initially came into being, it laid the basis for creation of nationalism. फिर धीरे धीरे जैसे ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती गई, ग्लोबलाइजेशन और ज्यादा इजिली वाइड स्प्रेड होता गया. अब चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस पे. ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ा है हर एक डायमेंशन में. तो सबसे पहले पॉलिटिकल डायमेंशन में देखें, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. नेगेटिव में क्या देखें? ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. The increased role of multinational companies all over the world leads to the reduction in the state capacity of the governments to take their own decisions. तो क्या बोला है नेगेटिव में कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर है टू टेक ओन डिसीजंस, टू फंक्शन ऑन इट्स ओन, वो कम हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, राइट? Many times MNCs interfere in the working of government for their own interests. They try to influence government policies to safeguard their profit, right? Instead of performing welfare functions, now a state only performs minimal functions, right? कि भैया जो गवर्नमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट डिक्रीज होती जा रही है. It only concerns itself with law and order functions, right? आगे चलते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं. एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी. टेक्नोलॉजी की वजह से वो तो उल्टा स्टेट की मदद करता है अपने सिटीजन्स के बारे में और जानकारी लेने का. जैसे आधार कार्ड है, राइट? उसमें आपकी सारी डिटेल्स कैसे एक नंबर के थ्रू आ जाती हैं, राइट? विद दिस इंफॉर्मेशन दे कैन गवर्न द स्टेट बेटर. स्टेट बिकम्स मोर पावरफुल ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड परफॉर्म्स मोर वेलफेयर फंक्शंस. तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देख लिए, परफेक्ट. अब चलते हैं इकोनॉमिक स्फेयर में क्या कॉन्सिक्वेंसेज है. पॉजिटिव की बात करें, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक फ्लोज अमंग्स कंट्रीज. ज्यादा हम पैसा कमा रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है. एनहांस्ड ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट? रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर रिड्यूस्ड. जो टैरिफ्स है, जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो कम हो गए हैं. एमएनसीज क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं. New and increased variety of products are sold at competitive price, right? Negative की अगर हम बात करें, creates disparity and inequality in society. क्यों? क्योंकि जो domestic manufacturers हैं उनको लॉस होता है. Local businessmen are not able to survive due to the stiff competition. बाहर इंपोर्ट करी हुई सामान बहुत ज्यादा, जैसे चाइना थी, क्वालिटी चाहे गंदी होती थी लेकिन प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा था, राइट? There is less movement of people across the globe. Developed countries have carefully guarded their borders with visa policies. जैसे यूएस के वीजा की बात करें, कुछ 2-3 साल की वेटिंग है, राइट? This is to ensure that the citizens of other countries do not take their jobs. पहले उनके citizens को जॉब मिले और फिर बाहर से कोई आके जॉब ले, राइट? क्लियर है? So this is the negative impact.
आगे चलते हैं, कल्चरली क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सबसे पहले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, कि सबका कल्चर ना सेम होते जा रहा है, राइट। घिसा पिटा वही बर्गर और पास्ता खाना है, पास्ता और पिज्जा खाना है कैफे में जाके, राइट। तो द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द फियर that this process poses a threat to cultures in the world. It does so because globalization leads to the rise of a uniform culture, एक जैसा सेम कल्चर, जिसे हम बोलते हैं कल्चरल होमो यानी कि सेम, होमोजेनाइजेशन, और हेट्रो यानी कि अलग। क्लियर है, नेगेटिव में आ गया कल्चरल होमोजेनाइजेशन, हर जगह एक जैसा कल्चर हो रहा है और जो डाइवर्सिटी है वो कम हो रही है। The rise of a uniform culture is not the emergence of a global culture, right? ये कोई global culture नहीं है कि पूरे वर्ल्ड का एक कल्चर बन गया है, rather it is the imposition of western culture on the rest of the world। जैसा यूएस में है जीन्स, राइट, कोई भी ड्रेस चल जाए तो वही सबको पहननी है, राइट। The popularity of a burger or blue jeans, some argue, has a lot to do with the powerful influence of the American way of life. This is also known as McDonaldization और westernization। की टर्म्स है, अपने आंसर में जरूर लिख के आनी है। पॉजिटिव की बात करें तो कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन आएगा यहाँ पे, कि सारे जो कल्चर्स है वो डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं और ज्यादा अलग होते जा रहे हैं। कैसे? इट लीड्स टू द श्रिंकेज ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब। ये तो आपका नेगेटिव का था। यहां से all cultures accept outside influences all the time. Some external influences are negative because they reduce our choices, लेकिन ये जो external influence है ये हमारी choices को enhance कर रहा है। अब हमें डोसा, पाव भाजी और चपाती के साथ साथ एक और ऑप्शन है कि हम बर्गर या पिज्जा खाएं, रिड्यूस नहीं हो रही है हमारी चॉइसेस, राइट। बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज आवर चॉइसेस एंड दे मॉडिफाई आवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल, राइट। पिछला कुछ खराब नहीं कर रहे, बस एड ऑन कर रहे हैं। जैसे कुर्ती के साथ जीन्स पहनना, कल्चर हमारे साथ है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, राइट। सो the burger is no substitute for a masala dosa and does not pose any real challenge। तो इसे बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन, की सारे कल्चर और ज्यादा अलग, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट बन रहे हैं। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हैज अकर्ड इन अर्लियर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। फ्लो होता है ना, जो बहुत सेंचुरी से चला रहा है इंडिया में। आपने देखा है मोहनजोदारो, अगर मूवी देखी है, तब भी पीपल यूज टू ट्रैवल, है ना। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और वो वहां से मैन्युफैक्चर करके फिनिश्ड गुड्स हम पे इंपोर्ट करते थे, राइट। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू मेक थिंग्स इटसेल्फ रादर देन रिलाइंग ऑन अदर्स। हमने खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने का सोचा, राइट। इंडिया ऑल्सो डिसाइडेड टू नॉट टू अलाउ अदर्स टू एक्सपोर्ट टू देम सो दैट देयर ओन प्रोड्यूसर्स कुड लर्न एंड मेक थिंग्स ऑन आवर ओन। तो हमने एक्सपोर्ट भी कम कर दिया, है ना, ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फायदा हो। 1991 में क्या हुआ? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और हमने इकोनॉमी फाइनली ओपन करी, राइट। ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, डिजायर फॉर हायर रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया एम्बार्क्ड ऑन अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैज सॉट इंक्रीजिंगली। तो यहाँ पे वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू ग्लोबलाइजेशन। परफेक्ट। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को कैसे हम लिमिट करें, रिस्ट्रिक्ट करें, रोकें। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो लोग ग्लोबलाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं, दोज ऑन द लेफ्ट, जो पुअर पीपल के सपोर्ट में है, प्रो पुअर, आर्ग्यू दैट कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म दैट मेक्स रिच रिचर एंड पुअर पुअरर। ग्लोबलाइजेशन के कारण रिच कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप हो रही हैं और पुअर कंट्रीज और पुअर हो रही हैं। पॉलिटिकली क्या बोल रहे हैं कि फियर ऑफ द वीकनिंग ऑफ द स्टेट, जो गवर्नमेंट है उसकी पावर वीक हो जाएगी। इकोनॉमिकली क्या फियर है? रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस, खुद हम प्रोडक्शन करें और प्रोटेक्शनिज्म हो, फालतू में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना ही हो। कल्चरली दे आर वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म्ड एंड पीपल विल लूज देयर ओल्ड एज्ड वैल्यूज, right? And World Social Forum, it is another global platform which brings together a wide coalition composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth and women activists who were opposed to the neoliberalism. Clear है? आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। इंडिया
इंडिया ने कैसे ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट किया है, लिमिट किया है? रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट क्वार्टर्स। बहुत सारे लेफ्ट विंग प्रोटेस्ट्स हुए हैं, राइट, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने किए हैं थ्रू फोरम्स लाइक इंडियन सोशल फोरम, जहां पे यही मुद्दे डिस्कस किए कि कितना ज्यादा गलत है ग्लोबलाइजेशन। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो कम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, जो पुअर लेफ्ट वाले होते हैं, प्रो पुअर, और राइट होते हैं जो आई वुड से कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं। टेकिंग द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिंग पर्टिकुलरली टू वेरियस कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। पॉलिटिकल राइट को किस चीज से प्रॉब्लम है कि भैया वैलेंटाइंस डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, फॉरेन टीवी चैनल्स पे आप क्यों देख रहे हो, राइट? कल्चरल चीजों से दिक्कत है कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो कैसा होता जा रहा है, राइट? सो दिस वाज अबाउट आवर लास्ट चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन। चलिए everyone, so guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.